हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू योर रैपिड रिवीजन फॉर द चैप्टर इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मैं हूं आपका दोस्त सीए शुभम सिंघल और मैं आप लोगों को आज लॉ के चैप्टर 2 का इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का पूरा पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये जो रैपिड रिवीजन है ये आपके अटेम्प्ट के बिल्कुल रेलिवेंट है और इसमें आईसीआई का पूरा जो नया मॉड्यूल है और उसके साथ जितने भी अमेंडमेंट है वो सारी चीजें आपको इसी मॉड्यूल में कवर कराई जाएगी और इसी रिवीजन में करवाया जाएगा। शुरू करने के पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हमारा जो नोट्स जो हम यूज करने वाले हैं इस रिवीजन के लिए, द अल्टीमेट सोल्यूशन बुक जो है वो द अल्टीमेट सोल्यूशन बुक में आपको पूरा का पूरा आपका सीए इंटर का लॉ से समराइज करके मिल जाएगा आपको 200 पेजेस में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये 200 पेजेस आईसीआई मॉड्यूल का पूरा 100% कवरेज रखते हैं और आपके एग्जाम के लास्ट डे रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये वही किताब है जो हम अपने रेगुलर बुक बैच में पहले दिन उठाते हैं और आखिरी दिन अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी यही किताब होती है और एग्जाम के पहले भी यही किताब होती है। तो इस किताब से आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा ये सारी चीजें जो मेन एक्ट का लैंग्वेज है वो तो है ही है इसमें, पर साथ में एग्जाम में जो कीवर्ड्स आपको लिखना है वो भी हाईलाइटेड है और ये सब करने के बावजूद आपका ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा लॉ जो है वो आपका 200 पेज में खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। मेरी बात ध्यान से सुनना और सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूं ध्यान लगा करके एकदम सुनते जाना और आपको बाय द एंड ऑफ दिस रिवीजन यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। एवरीथिंग, व्हेन आई से एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग। आपको सारी चीजें याद आ जाएगी, बस आपको क्या करना है, सुनते जाना है बारीकी से। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप ये समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक अगर आप लेना चाहें तो आप www.shubhamsinghal.com में जाइए और वहां पे जाकर के आप इसकी हार्ड कॉपी जो है उसके लिए उसको परचेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा बुक्स जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत करते हैं, इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप देखो, सबसे पहले हमने सारे फॉर्म्स को समराइज कर दिया है, इसको एज इट इज रट्टा नहीं मारना है, जहां जहां पे रेलेवेंट फॉर्म्स आएगा वो हम पढ़ लेंगे। अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर में क्या ही इंट्रोडक्शन सुनोगे, आप अभी रिविजन के मूड में हो तो आपको बेसिक्स तो सारी चीजें पता ही है। मैं आ जाता हूं सीधा रेलेवेंट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 3 में जो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। इधर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और सारी चीजें समझते जाना और आप लोगों का अटेंशन बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा जो सुन रहे हो उसको अपने नोट्स में लिखते जाना, स्क्रिबल करते जाना, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अब ये बताइए कंपनी फॉर्म कैसे होती है? तो इन्होंने ये कहा कि अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। द वर्ड यूज्ड हियर इज मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो क्या कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं? नहीं, यहाँ पे मे लिखा है पर मे विल बी रेड एज शैल। तो भैया, अ कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। और कौन फॉर्म करेगा डिपेंड करता है, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है कि वन पर्सन कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग फॉर्म करेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग, और अगर वन पर्सन कंपनी है तो मिनिमम एक जना नहीं, एक ही जना मिला करके क्या करेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, कंपनी को फॉर्म करेगा। लेकिन अभी तक कंपनी फॉर्म हुई नहीं है तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो अब आप क्या बनोगे? यू विल फॉर्म अ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। आप क्या बनोगे? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बनोगे। आप अभी क्या नहीं बनोगे? आप अभी क्या नहीं बनोगे राजा? आप अभी शेयर होल्डर नहीं बनोगे, क्योंकि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है। आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। एक बार दोस्तों आप समझ गए, इतने लोग इकट्ठा हो गए तो अब आगे चल के आप कंपनी फॉर्म करोगे राजा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, वन पर्सन कंपनी के बारे में कुछ बात लिखी है। वन पर्सन कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी इन विच देयर इज वन मेंबर एंड वन मेंबर के साथ वन नॉमिनी होता है। नॉमिनी कौन होता है सर? हु इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मेंबर इज अ मेंबर ऑफ द वन पर्सन कंपनी। मतलब क्या किया सर, रमेश ने सुरेश को अपॉइंट किया एज ए नॉमिनी। रमेश की अगर डेथ हो गई या रमेश की अगर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सुरेश जो है वो क्या बन जाएगा, रमेश की जगह पे आ जाएगा और खुद मेंबर बन जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबसे पहले एक पर्सन नॉमिनेट करो। आप नॉमिनेट करोगे कैसे? आप अपने एमओए में ना सबसे लास्ट क्लॉज में आप अपना नॉमिनी क्लॉज लिखते हो, जिसमें आप क्या लिखोगे कि आपकी कंपनी का नॉमिनी कौन होगा, द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन। लेकिन जिसका भी नाम डालो। सर, क्या मैं ऋतिक रोशन का नाम डाल दूं? नहीं सर। क्या मैं कंगना रनौत का नाम डाल दूं? नहीं सर, आप इन लोगों का नाम नहीं डाल सकते। अगर आपको नाम डालना है जिसका भी, आपको प्रायर रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा और ये प्रायर रिटन कंसेंट मिलता है इन द फॉर्म, बताओ चैट में फटाफट बताओ कौन से फॉर्म में। रिविजन है ना राजा, थोड़ा तो तुमने भी पढ़ा होगा, बताओ आईएनसी। सर, नहीं नहीं, तुमको बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, बताना पड़ेगा सर। आईएनसी 3 फॉर्म में आप क्या करोगे? आईएनसी 3 फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा राजा? आईएनसी 3 फॉर्म में आपको ये रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा।
कौन देगा रिटर्न कंसेंट? नॉमिनी जो है ना, वो नॉमिनी किसको देगा? नॉमिनी देगा आपके 1%, आपके मेंबर को रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ, तुम्हारी कंपनी में मैं मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, आगे चल के अगर जरूरत पड़ेगी, हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो ओरिजिनल बंदा था उसकी अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बदले में वो क्या बनने को तैयार है? मेंबर ऑफ द कंपनी। क्यों सर? क्योंकि कंपनी आपको पता है एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। अब ओपीसी को भी परपेचुअल सक्सेशन देने के लिए आपके मेंबर के कौन नॉमिनी बनेगा वो मेंबर ही शुरू से डिसाइड कर लेता है। ये जो भी रिटर्न कंसेंट आया है ना, आप इसको रजिस्ट्रार के फाइल साथ फाइल करोगे, के पास फाइल करोगे एट द इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब आप इनकॉर्पोरेशन के लिए एमओए एओए भेजते हो ना, तो उसके साथ साथ आप ये भी भेज देना रिटर्न कंसेंट जो आपको मिला है। उसके बाद दोस्तों ये जो रिटर्न कंसेंट मिला है या फिर जो ये नॉमिनी है, क्या ये विड्रॉ कर सकते हो और क्या ये रिप्लेस कर सकते हो? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजा। आपको मैं बता दूं, ये जो लेटेस्ट एडिशन है क्वेश्चन बैंक का, उस समरी नोट्स का, उसमें आपको इस तरह का रेफरेंसेस मिलेगा। ये रेफरेंसेस का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये क्वेश्चन बैंक का फोर्थ क्वेश्चन में ये सेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, अच्छा एक क्वेश्चन आ रखा है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, तो आप इस पे फोकस बढ़ा देंगे। अब दोस्तों, विड्रॉल और रिप्लेसमेंट की बात भी एग्जाम में आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या अगर एक नॉमिनी ने अपना कंसेंट दे दिया था एक बार, क्या आगे चल के वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? जी हाँ, अ नॉमिनी में विड्रॉ कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द सोल मेंबर एंड द ओपीसी। दो लोगों को नोटिस देगा सर, सोल मेंबर को भी और ओपीसी को। जैसे ही नोटिस आ जाएगा, आपका नॉमिनी तो गए हो, तो आपको बदले में नया बंदा लाना पड़ेगा। तो आपका जो सोल मेंबर है ना, ही शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन विद इन 15 डेज ऑफ सच विड्रॉल। आप एक नया बंदा लेके आओगे और फिर क्या करोगे? ही सेंड इंटीमेशन एंड रिटन कंसेंट टू द ओपीसी एंड ओपीसी विल इन्फॉर्म आईएनसी 4 विद इन 30 days of withdrawal to ROC. सर, ओपीसी टू इन्फॉर्म आरओसी इन्फॉर्म आईएनसी 4 विद इन 30 days ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। तो सुनना ध्यान से, प्रोसेस क्या है सर? ये मेंबर है, ये नॉमिनी है, ये 1% कंपनी है और ये आरओसी है, चार लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जा करके इसको और इसको बताएगा कि मेरे को नहीं काम करने का है, मैं छोड़ के जा रहा है, मैं नॉमिनी नहीं रहेगा। जैसे ही ये इंटीमेट कर देगा ना, उसके बाद ये बंदा क्या करेगा? जो मेंबर है वो एक नए नॉमिनी को ढूंढ के लाएगा और उससे आईएनसी 3 लेगा और लेकर के आरओसी ओपीसी को बता देगा, बधाई हो, हम नया नॉमिनी ढूंढ के ले आए। ये कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? 15 दिन। और उसके बाद ओपीसी जो है वो क्या करेगा? आरओसी को आईएनसी 4 फाइल करके बोलेगा कि भैया देखो, हमने क्या कर लिया, नॉमिनी ले आए हैं, पहला वाला चला गया और उसके 30 दिन के अंदर हम नया नॉमिनी लेके आ गए हैं। तो आपको आरओसी बोलते हैं 30 दिन के अंदर आपकी नॉमिनी की कुर्सी वापस से भर जानी चाहिए। और वही अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करो राजा, तो रिप्लेसमेंट के केस में क्या लिखा हुआ है? अगर आपका रिप्लेसमेंट आप खुद से भी निकाल सकते हो, मतलब अभी नॉमिनी छोड़ के नहीं जाएगा, मेंबर बोल रहे तू क्या छोड़ेगा भाई, मैं तेरे को निकाल रहा हूं, तो उस केस में मेंबर टू ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट ऑफ द न्यू नॉमिनी, तुमको नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। आईएनसी 3 में रिटर्न कंसेंट लो, उसको कंपनी को इंटीमेट करो उस चेंज के बारे में, कंपनी जाएगा और आरओसी को इन्फॉर्म करेगा वही आईएनसी 4 में 30 डेज के बारे में। और याद रखना, चेंज ऑफ सच नेम शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने, प्लीज राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैंने बोला था कि आपका एमओए में जो लास्ट क्लॉज होता है वो नॉमिनी क्लॉज होता है। अगर नॉमिनी क्लॉज में रमेश का नाम, सुरेश का नाम लिखा था, आपने हटा करके नरेश का नाम लिखा, तो ये ऑल्टरेशन तो है, पर इसको एमओए का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा, यानी कि सेक्शन 13 नहीं लगेगा, यानी कि एसआर नहीं लगेगा। आपको पता है सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए है, आगे चल के पढ़ोगे आप, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको एमओए में कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो एसआर लगता है। नॉमिनी क्लॉज में छेड़छाड़ करोगे ना तो एसआर नहीं लगेगा। एसआर कैसे लगेगा? आपको क्या लगता है जो रमेश मेंबर है वो आएगा, मीटिंग में बैठेगा, बोलेगा क्या तू चेंज अप्रूव करता है? वो रमेश बोलेगा हाँ मैं करता हूँ, और रमेश बोलेगा वेरी गुड, 100% अप्रूवल हो गया, चलो आगे बढ़ो। अरे क्या बकवास है, सोल मेंबर में एसआर वैसे भी नॉनसेंस है, तो हमने हटा ही दिया, हमने बोला ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। सर, क्या आप मेरे साथ बने हुए हो बताओ? क्या मेरे साथ बने हुए हो बताओ? चैट पे हाँ या ना बोलो। सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हम्म। यस, ऑलराइट। वेरी गुड, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना राजा, प्लीज। दोस्तों, मैंने क्या कहा, इसके बाद अगला सेक्शन आता है, आपका अगला सेक्शन आता है 3A। सेक्शन 3A क्या कहता है? सेक्शन 3A कहता है मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, दो ये स्पेशल केस है जो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि अगर कभी भी आप कंपनी चला रहे हो और कंपनी चलाते वक्त आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है
वो प्रिस्क्राइब नंबर से कम हो गया। प्रिस्क्राइब नंबर क्या है? 7 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अगर वो नंबर ऑफ मेंबर उस लिमिट से कम हो गया और उसके बाद भी आप कंपनी चलाए जा रहे हो, तो लॉ आपको 6 महीने का समय देता है। कह रहे 6 महीने के अंदर तू उसको वापस रिफिल कर लेना, मतलब तेरे जितने भी कम मेंबर्स है उतने भर लेना। जैसे कि अगर पब्लिक कंपनी है, 7 की जगह 5 मेंबर हो गए, तो 2 मेंबर तू 6 महीने के अंदर ले आना। पर अगर तू 6 महीने के अंदर नहीं ला पाया और उसके बाद भी तू बिजनेस करते जा रहा है ना, तो 6 महीने के बाद जो भी डेट कंपनी ने इनकर किया है ना, उसके लिए ईच सच मेंबर शेल बी सेवरली लायबल एंड मे बी सेवरली सूड। मतलब वो सेवरली लायबल होगा और उस पे सेवरली मतलब इंडिविजुअली उस पे केस भी किया जा सकता है, पर 6 महीने के बाद वाले डेट्स के लिए। 6 महीने के पहले वाले डेट्स के लिए तो कंपनी लायबल है, और कंपनी और सब्सक्राइबर अलग अलग लोग होते हैं, बीच में कॉर्पोरेट व्हील होता है। और 6 महीने के बाद हम पर्दा हटा देंगे और पर्दा हटा के बोलेंगे भैया अब ना मेंबर सेवरली लायबल हो गए। तो दोस्तों सेक्शन 3 ये क्या कहता है? मेंबर्स टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। लिखा है इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट इज 7 or 2, and the company carries on business for more than 6 months while the number of members is so reduced। आपके मेंबर्स कम हो रखे हैं फिर भी आप धंधा कर रहे हो, उस केस में एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स, वो भी 6 महीने के बाद जो मेंबर है एंड इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन, उसको पता है कि बिजनेस रिड्यूस मेंबर कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में ही शेल बी सेवरली लायबल फॉर द होल डेट्स इन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट टाइम मतलब क्या? आफ्टर 6 मंथ्स। दैट टाइम मतलब आफ्टर 6 मंथ्स एंड मे बी सेवरली सूट देयर आफ्टर, वो उसके लिए सेवरली उस पर केस कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 ये क्या कहता है? इधर देखो सर, सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपका नंबर ऑफ मेंबर्स कभी भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के नीचे चला जाए एंड the company carries on business after 6 months from the date on which such number of members reduces, then every person who is a member and is cognizant of such fact, cognizant मतलब aware, उसको पता था कि हमारे number of members कम हो रखे, he shall be severally liable for the whole debts and can be severally sued therefore। आप उसको individually sue भी कर सकते हो, केस भी कर सकते हो उस पे। सर ये क्या हो गया? ये आपका सेक्शन 3 हो गया। अब राजा उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इधर मेरी बात ध्यान से सुनना सर, कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना। सबसे पहले तो आपका एमओए की बात करते हैं, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो आपका एक बेस डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप उसको चाहो तो आप ये बोल सकते हो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों सर? क्योंकि आप आरओसी को जमा करते हो तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और एक डॉक्ट्रिन आ जाता है दैट अ पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट देयरिन। हर इंसान जो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको एमओए के कंटेंट के बारे में सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। द वर्ड यूजेस नॉलेज, उसको पता होना चाहिए अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर अगर आपने आपके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, आपके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, अगर उससे डिविएट करके बाहर जाके आप कोई काम कर रहे हो उसको हम अल्ट्रा वायरस एक्ट कहेंगे, और अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होता है वो वॉइड होता है। ये आगे चल के हम थोड़ी देर में और देखेंगे सर। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ लीगल प्रोविजंस है सर। लीगल प्रोविजंस में क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों मेमोरेंडम के क्लॉजेस बताओ जो आप बचपन में पढ़ते थे। मेमोरेंडम के क्लॉजेस में क्या क्या आता है इधर इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका नेम क्लॉज आता है। नेम क्लॉज मतलब नामकरण। आपके घर वालों ने आपका नाम क्या रखा है? सर जो भी नाम रखा है सफिक्स जो है, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड वर्ड लगाना, प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना, सेक्शन 8 कंपनी हो तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओपीसी हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप ओपीसी हो तो आप अपने नाम के ब्रैकेट में लिखोगे ओपीसी और आगे लिखोगे प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत जरूरी है। मान लो राम ने एक ओपीसी खोला तो राम लिखेगा राम ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको करना पड़ेगा सर। इस तरीके से आप अपना नामकरण करते हो। ये हो गया आपका नेम क्लॉज। अब ध्यान रखना नेम क्लॉज के बारे में बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रिजर्वेशन ऑफ नेम हो गया, और अगर झूठा इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व किया तो क्या हो गया, उसके बारे में इस सेक्शन में बहुत सारे डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका स्टेट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आ जाता है, जहां पे आप अपना, अरे ओ राजा सुनो ना, आप बताते हो कौन से शहर में आपका, कौन से स्टेट में, शहर नहीं स्टेट कौन सा है जहां पे आपका आरओ सिचुएटेड है। आरओ कहां पे सिचुएटेड होगा सर? कौन से स्टेट में? तो राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस बोलेगा आई एम सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो शहर सिटी नहीं बोलेगा, वो स्टेट बोलेगा, स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। और तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, आप बताओ आपका क्या क्या ऑब्जेक्ट है, आप कौन से पर्पस के लिए बने हुए हो। चौथा लाइबिलिटी क्लॉज, आप बताओ आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाई शेयर्स है कि लिमिटेड बाई गारंटी है। और आगे लिखो, अगर लिमिटेड बाई शेयर्स है तो आप लिखो दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शेल बी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। शेयर्स, शेयर्स में मेरी लाइबिलिटी कितनी होती है कि शेयर्स में जितना पैसा मैंने नहीं भरा उतना मैं भर दूंगा। और इस पे कितनी होती है आपके
लिमिटेड बाई गारंटी में क्या होता है कि जो भी अमाउंट मैंने प्रॉमिस किया है उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो आपकी लिमिटेड बाई गारंटी वाली कंपनी है या शेयर वाली कंपनी है वो आप लिख दो। उसके बाद दोस्तों आप अपना ऑथराइज कैपिटल बता दो, आप जिसको आप बचपन में कैपिटल क्लॉज कहते थे, आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बता दो, उसको नंबर ऑफ शेयर्स में और फेस वैल्यू पर शेयर में स्प्लिट कर देना, और उसके साथ साथ ये बता देना सब्सक्राइबर्स के नाम क्या है और सब्सक्राइबर ने कितने शेयर खरीदने के वादे किए हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को वादा करना पड़ेगा कि वो हमारी कंपनी के कितने शेयर्स खरीदेंगे, तो बोलना वो भी बता दो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सर जो आप अभी अभी पढ़ के आए हो, अगर 1% कंपनी है तो नॉमिनी का नाम बता दो, जो मेंबर के डेथ होने पे या मेंबर की इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होने पे वो खुद मेंबर बन जाएगा। सर ये 6 क्लॉज आप कहां पे डालते हो? अपने मेमोरेंडम में डालते हो। सर एक बार 6 क्लॉज देखो फिर से, एक बार 6 क्लॉज देखो, एक सेकेंड। ठीक है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और अगर 1% कंपनी है तो 1% कंपनी के केस में नॉमिनी का नाम। सर ये सारी चीजें आपको अपने मेमोरेंडम में देनी पड़ेगी। अब राजा ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, आपके नेम क्लॉज में थोड़े से ना कुछ चीजें इन्होंने ऐड कर रखी है। नेम क्लॉज में इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले सर मैंने आपको क्लास में समझाया था कैसे, ध्यान से सुनो। आपके नेम क्लॉज में ना कुछ प्रोहिबिशन है और कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या प्रोहिबिशन है, इधर ध्यान से सुनना, और क्या रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से सुनना राजा। सर प्रोहिबिशन क्या है और रेस्ट्रिक्शन क्या है? क्यों मिट रहा है बेटा? हाँ सर, प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन सबसे पहले ये है कि आप लोग जो है ना, यू कैनॉट, आप एक ऐसा, जब आप नाम की बात कर रहे हो नेम क्लॉज की, तो आप एक ऐसा नाम मत रखना जो आई ओ यू है। आई ओ यू मतलब क्या? इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल। दूसरा, इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो अनडिजायरेबल मतलब उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर आरओसी को दे दिया है। अब दोस्तों सबसे मेरी पहले बात सुनना, आइडेंटिकल, मैंने एक कंपनी बनाई ट्विगी लिमिटेड, बना सकता हूं क्या? नहीं भैया, इट इज आइडेंटिकल टू स्विगी लिमिटेड, ऑलरेडी एक कंपनी है, मत बना। ऑफेंस, सर मैंने एक कंपनी बनाई है मर्डर किया रे लिमिटेड, मर्डर किया रे लिमिटेड, अरे भैया मर्डर किया रे लिमिटेड क्या लिमिटेड कंपनी है ये, ऐसी कंपनी मत बनाओ, इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। सर आप कोई भी ऐसा कंपनी का नाम रखते हो जो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे, उसको ऑफेंस अंडर एनी लॉ कहते हैं। और तीसरा, अनडिजायरेबल, अभी आप अगर बीजेपी के पावर में अगर बनाओगे राहुल गांधी की जे लिमिटेड कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो अनडिजायरेबल ही होगा, और वो बोलेगा ऐसे फालतू नाम नहीं रख सकते, रखना है तो मोदी जी की जय कंपनी रखो, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। सर ये क्या हो गया? ये आपका प्रोहिबिशन हो गया। और दूसरी तरफ क्या है? रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में फर्क पता है आपको? प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है? सीजी का अप्रूवल लगेगा। कौन से केस में सीजी का अप्रूवल लगेगा? भैया अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो हमने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हो जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर रखे तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। क्या कहा मैंने? कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जहां पे हमने कुछ वर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा वर्ड्स यूज कर रहे हो जैसे सीजी का स्टेट गवर्नमेंट का पैट्रोनेज दिख रहा है, सीजी का स्टेट गवर्नमेंट का लोकल अथॉरिटी का पैट्रोनेज, पैट्रोनेज यानी कि सपोर्ट दिख रहा है, तो भैया उस केस में भी सीजी का अप्रूवल लगेगा। जैसे कि सर आपने अगर एक कंपनी का नाम रखा अमित शाह की कंपनी या फिर अमित शाह द कंपनी, सर अगर आपने अमित शाह की कंपनी रखी तो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस कंपनी पे सपोर्ट है, पर राजा वो अगर है तो एक बार सीजी का अप्रूवल ले ले, वरना इस तरह के पैट्रोनेज वाले शब्द नहीं रख सकता। या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं हमने जैसे भारत, प्रेसिडेंट, गवर्नर, महाराष्ट्र, जो भी आपके बहुत सारे वर्ड्स है, बोर्ड, तो इस तरह के जो वर्ड्स है, फेडरल ब्यूरो, ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज करना चाहते हो सीजी का अप्रूवल लगेगा। कुछ प्रोहिबिशन है और कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब दोस्तों वापस से मैं बात करूं आइडेंटिकल की, आइडेंटिकल मतलब आपका नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो लोग क्या करते थे सर, लोगों ने बोला एक तरफ रिलायंस है तो दूसरी तरफ वो बना देते अपना खुद का रिलायंस, कैसे? ऐसे, रिलायंस, ये चेंज कर दिया सर। क्या ये आइडेंटिकल है? हाँ सर ये आइडेंटिकल है, इस तरह की चीजें तुम नहीं कर सकते। दूसरा था, एक था प्यूमा, उन्होंने बना दिया अपना प्यूमास, यहाँ पे एक था प्यूमा, उन्होंने बना दिया प्यूमास। तो सर अगर तुमने एक सिंगुलर प्लूरल में खेल रहे हो तो उसको भी आइडेंटिकल ही माना जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये देख भाई एस का फर्क है, एस का फर्क है, अरे गधे कोई एस का फर्क नहीं है, इट इज आइडेंटिकल ओनली। अभी आप मान लो मैंने बोला क्लास में जैसे हल्दीराम होता है, आपने हल्दीराम में अपोस्ट्रोफी एस लगाया था, आपने लगा दिया हल्दीराम्स, हल्दी राम,
किस तरह से लिख दिया? अरे एक ही बात है भाई, इट इज ऑल आइडेंटिकल, तू मेरे साथ गेम मत खेल। सर एक कंपनी आपको पता है, आपका वो है पेटीएम को कहते हैं प्यार से 197 कंपनी। आपने क्या कर दिया, आपने बना दी कंपनी 197। एक ही बात है भाई, एक ही बात है। एक कंपनी सर आपको पता है जेके पेपर मिल्स करके एक कंपनी है, जेके पेपर मिल्स। मैंने कंपनी बना दी जेके पेपर मिल्स। एवरीथिंग इज सिमिलर। सर ये चीजें इस बार इन्होंने समझाई है अपने मॉड्यूल में। आप देखो, पहले तो इन्होंने बोला है नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, और दूसरे इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सीजी। इन्होंने आरओसी को पावर दे रखा है। उसके बाद इन्होंने ये समझाया कि भैया देखो, अगर प्लूरल और सिंगुलर है तो भी वो आइडेंटिकल माना जाएगा। जब हम कहते हैं रिजेंबल, मतलब उसमें प्लूरल सिंगुलर आ जाते हैं, स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड पंचुएशन आ जाता है। जैसे हल्दीराम्स का बताया मैंने आपको, यूजिंग ऑफ डिफरेंट टेंसेस। अगर आप पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में खेल रहे हो, अगर आप स्लाइट वेरिएशन कर रहे हो स्पेलिंग का, अगर आप डिस्क और डिस्क लिख रहे हो, डिस्क ही बोलो भाई ढंग से, होश में, डिस्क। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला, डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग है, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा आपने बोला कंप्लीट ट्रांसलेशन इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक कंपनी थी नेशनल सर्विस लिमिटेड, मैंने बनाया राष्ट्र सेवा लिमिटेड। अरे क्या बना रहा है भाई तू। उसके बाद अगर आप अपने नाम के आगे www और नेट यूज कर रहे हो, सर एक हो गया शुभम सिंगल, एक हो गया शुभम सिंगल .com। अरे दोनों एक ही बात है भाई, तुमने क्या बड़ा नया नाम थोड़ी सोच लिया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज सिमिलर, मतलब क्या सर, जैसे कि मान लो एक कंपनी थी रवि बिल्डर एंड टीचर लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी बना दी आपने रवि टीचर एंड बिल्डर। अरे एक ही बात है, क्या गेम खेल रहे तू। एडिशन ऑफ नेम ऑफ प्लेस, मतलब सर एक कंपनी था हल्दीराम, मैंने बना दिया हल्दीराम उड़ीसा। अरे हल्दीराम उड़ीसा बनाने से क्या होता है, तुम लोगों ने तो हल्दीराम ही बनाया ना, एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूमरल्स, मैंने बना दिया हल्दीराम 2, हल्दीराम 5। भैया ये सारी चीजें ना रिजेंबल करती है आपके एग्जिस्टिंग कंपनी से, तो ये नाम आप नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली आप अगर नाम कोई ऐसा वर्ड डाल रहे हो जिसमें इंप्रेशन दिया जा रहा है कि कंपनी इज कनेक्टेड टू और हैज पैट्रोनेज ऑफ सीजी एसजी और लोकल अथॉरिटी, या कोई ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अरे ओ राजा, सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर कौन से वर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, इन्होंने बैठ के लिखना शुरू किया, सारे गामा पा धा लिख दिया भाई, पूरा पूरा बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, इस तरह के सारे वर्ड्स है। एक बार ये पूरा पढ़ लेना सर, ये सारे वर्ड्स याद करने हैं क्या, करके दिखाओ, करके दिखाओ। पूछते तो ऐसे हो जैसे हाँ बोल दूंगा तो कर लोगे, सर याद नहीं हो पाएंगे, एग्जाम में कभी आया भी नहीं है, बस एक बार ही रीड मार के जाना है कि ये सारे नाम अगर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, सीजी का अप्रूवल लगेगा। और तो और सुनो, क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा कि आप अगर कोई वर्ड ऑफ स्कीम यूज कर रहे हो, जैसे कि आपकी सरकार ने बनाया जन धन योजना, तो जन धन योजना अगर बनाया है तो उनकी जो स्कीम है ना, द यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ स्कीम विद द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिया और भारत और एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर आपने मान लो किसी गवर्नमेंट का नाम यूज किया, स्टेट, आपने अपनी कंपनी में उड़ीसा लिख दिया, आपने अपनी कंपनी में इंडिया या भारत वर्ड यूज कर दिया, इस तरह की कोई भी शब्द यूज कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। समझे क्या राजा। और एक और बात सुनो, अप्रूवल ऑफ रेगुलेटर कब, अगर मान लो आप अपने कंपनी में इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, निधि, ऐसे वर्ड्स ही अगर यूज कर रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा, आपको रेगुलेटर का अप्रूवल लगेगा। आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, एमसीए, ये सारे लोगों का अप्रूवल लगेगा आपको। आईआरडीए, आरबीआई, मतलब जिसका भी रेलेवेंट अप्रूवल चाहिए भाई। अगर तुम अपने नाम में बैंक लगा रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो आप ना एक डिक्लेरेशन दे देना कि आरबीआई के जो भी रिक्वायरमेंट्स थे ना वो मैं कंप्लाई कर चुका हूं। किसको डिक्लेरेशन दोगे, आप अपने, जब आप जा रहे हो नामकरण करवाने तो डिक्लेरेशन दे देना कि आरबीआई के सारे कंडीशन कंप्लाई हो चुके हैं। समझे सर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसी में रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम। क्या आप अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जी हाँ सर, आप अपने नाम का बिल्कुल रिजर्वेशन करवा सकते हो। जी हाँ राजा, आप नाम का रिजर्वेशन बिल्कुल करवा सकते हो। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, इधर देखो। सर आप नाम का रिजर्वेशन करवा सकते हो, हाँ जी, डिपेंड करता है आप एक नई नवेली कंपनी हो कि आप एक ओल्ड कंपनी हो जो अपना नाम चेंज करवा रही है। सर नाम जो चेंज करवा रहा है उसको भी नए नाम की जरूरत पड़ेगी, और जो नया कंपनी बना रहा है उसको भी नए नाम की जरूरत पड़ेगी। सर आप रिजर्व कैसे कराओगे, अगर आप नए कंपनी हो तो या तो आप स्पाइस प्लस फॉर्म भर लेना। स्पाइस क्या होता है सर, स्पाइस मतलब मसाला। ठीक है, कौन सा वाला मसाला लेंगे, अरे ओ स्पाइस मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। फिर से बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार तुम सुने नहीं, अभी सुनोगे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सर आप या तो स्पाइस फॉर्म में ही रजिस्टर कर लेना या फिर रन फॉर्म एक भर देना। रन मतलब क्या सर, रिजर्व यूनिक नेम। ये दोनों में से कोई फॉर्म भर लेना, या फिर अगर आप एक पुरानी कंपनी हो, एग्जिस्टिंग कंपनी हो, ओल्ड नहीं बोलूंगा, चलो मैं बोल दूंगा एग्जिस्टिंग कंपनी हो, तो आप क्या करोगे, रन फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इनकॉर्पोरेट तो आप हो चुके हो ना, तो स्पाइस फॉर्म आपके लिए नहीं है।
क्या करोगे, आप क्या करोगे, फॉर्म आरओसी को दोगे और बोलोगे नाम रिजर्व करो। आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगी कि कितने दिनों के लिए रिजर्व करेगी? न्यू कंपनी के केस में 20 डेज और ओल्ड कंपनी के केस में 60 डेज। सर हमने ओल्ड कंपनी को 60 डेज का टाइम लिमिट क्यों दिया, पुराने एग्जिस्टिंग कंपनी को 60 दिन क्यों दिया? क्योंकि सुनो, अब तुम समझ सकते हो कि आपको पता है सेक्शन 13 जो है वो कहता है अगर आप अपना नेम क्लॉज चेंज, नाम चेंज कर रहे हो, मतलब आप अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे हो और उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि एसआर पास करने के लिए आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसका नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस आपको 21 दिन का देना पड़ेगा। अरे 21 दिन तो तेरे को नोटिस का देना पड़ेगा। तो अगर नाम तो 20 दिन के लिए रिजर्व करेगा तो क्या फायदा है? कोई फायदा होने ही नहीं वाला है, क्योंकि एसआर तो पास हो नहीं पाएगा उतने कम समय में। तो हमने बोला भैया एग्जिस्टिंग कंपनी के कंप्लायंसेस ज्यादा है, उसको 60 दिन का टाइम दे दो और न्यू कंपनी को 20 डेज दे दो नाम रिजर्व करने के लिए। अब राजा नाम रिजर्व कर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, नाम रिजर्व करके साइड में रख दोगे। क्या कैसे करोगे सर? इसके लिए कुछ नए प्रोविजन आए हैं। आपको फीस लगेगी जब आप नाम रिजर्व करते हो ना, तो आपको 1000 रुपए की फीस लगेगी। अब सर क्या ये नाम जो रिजर्व किया इसको एक्सटेंशन करवा सकते हैं? देखो एग्जिस्टिंग कंपनी में तो एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आप फ्रेश रिजर्वेशन ले लो। लेकिन जब आप नए नए न्यू कंपनी की बात कर रहे हो ना, तो आप ओरिजिनली 20 डेज के लिए किए थे, एक्सटेंशन 20 डेज का करवा सकते हो 1000 रुपए देके, और उसके बाद फिर और एक्सटेंशन करवा सकते हो 20 डेज का, लेकिन अब 2000 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक साथ 40 दिन का एक्सटेंशन करवा सकते हो। सर एक साथ 40 कराएंगे, लम्स पेमेंट करेंगे, पूरा कैश में पेमेंट करेंगे, तो कुछ डिस्काउंट दोगे क्या? घंटा 3000 रुपए लगेंगे, 3000 रुपए लगेंगे। पहले एक बार करवाता तो 1000, फिर एक और बार करवाता तो 2000। एक साथ 40 दिन का एक्सटेंशन करवाएगा तो 3000। पर याद रखना, सुनो तुम सुन ही नहीं रहे हो, अभी जो मैं लाइन बोलूंगा तुम सुनने ही नहीं वाले हो। सर ये जो एक्सटेंशन है ना, ये इसमें नहीं मिलेगा, ये सिर्फ न्यू कंपनीज के केस में है, जहां पे 20 दिन के लिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन था, वहां पे टोटल एक्सटेंशन 40 दिन का लेके मैक्सिमम आपका 60 डेज हो सकता है। क्या? ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मैक्सिमम 60 डेज हो सकता है। सर ये रिजर्वेशन का पॉइंट हो गया। अरे समझे क्या राजा? सर वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, रजिस्ट्रार रिजर्व कर देगा 20 दिन के लिए और 60 दिन के लिए। उसके बाद लिखा है आप अगर आपका एप्लीकेशन जो है आप एक्सटेंड करवा सकते हो 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए 1000 2000 रुपए देके और एक साथ 3000 रुपए देके। एक चीज ध्यान रखना राजा, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, अगर आपने रिजर्वेशन का एप्लीकेशन दिया, ये देखो कहां पे लिखा हुआ है, अगर आपने रिजर्वेशन का एप्लीकेशन दिया तो मेरी बात सुनना, आप वो एप्लीकेशन रीसबमिट भी कर सकते हो विद इन 15 डेज। मतलब मान लो आज आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट निकला, तो 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। लेकिन 15 दिन के बाद आप फिर रीसबमिट नहीं कर पाओगे। 15 दिन के बाद अगर कोई डिफेक्ट पता चला तो उसको ड्रॉप कर दो और फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर दो। सर ये हो गया क्या आपका रिजर्वेशन का। अब दोस्तों एक बात समझो, अगर आपने नाम रिजर्व करवाया, सुन रहे हो क्या, अगर आपने नाम रिजर्व करवाया एंड इट इज फाउंड दैट द नेम वाज फर्निश्ड दैट द रिजर्वेशन के बाद पता चला कि आपने झूठा या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है, इफ यू हैव गिवन रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो भैया अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो क्या होगा, और इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या होगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो आपके रिजर्वेशन को कैंसिल कर देंगे और आप पे 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा देंगे, अप टू 1 लाख तक का पेनल्टी लग जाएगा। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो सर आपका आरओसी जो है ना, तीन में से कोई एक ऑर्डर देगा। इधर देखो ध्यान से, तीन ऑर्डर में से तीन ऑर्डर कौन से हैं? सबसे पहला वो बोलेगा नाम बदल, और अगर तुमको नाम बदले, सर सबसे पहले तो ये समझो ऑर्डर कौन दे रहा है, आरओसी दे रहा है, ट्राइब्यूनल नहीं दे रहा है। याद से सुनो, आरओसी दे रहा है, ट्राइब्यूनल नहीं दे रहा है। आरओसी और ट्राइब्यूनल अलग अलग लोग हैं। सर आरओसी तीन में से एक ऑर्डर देगा, सबसे पहला काटने बोलेगा आपको कि भैया, सबसे पहले नाम बदलने बोलेगा, नाम बदल, चेंज योर नेम। अगर नाम बदलने बोला है 3 महीने के अंदर नाम बदल देना। सर जनरली नाम बदलने के लिए एसआर की जरूरत पड़ती है, पर यहां पे अगर आरओसी ने ऑर्डर दिया है ना, तो ओआर पास करके नाम बदला जाएगा, ओआर पास करके नाम बदला जाएगा। दूसरा, सर वो अगर नाम नहीं बदलने बोल रहा है, वो आपका काट सकता है, सीधा सीधा काट देगा। अरे नाम काट देगा आपके रजिस्ट्रार में से और आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा कि ये कंपनी हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तीसरा, वो पिटीशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास फॉर वाइंडिंग अप। वो ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं इस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दो। सर प्लीज सुनना, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हमेशा याद रखना वाइंडिंग अप का ऑर्डर सिर्फ एक ही जना दे सकता है, ट्राइब्यूनल। आरओसी जो है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं दे सकता। दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका कैंसिलेशन हो गया। अब उसके बाद ये सर्कुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों ये याद रखना, कुछ एमओए के फॉर्म्स है,
एमओए का फॉर्म याद रखने के लिए ये याद रखना कि कंपनी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। लिमिटेड में दो तरह का होता है, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई शेयर्स में, लिमिटेड बाई गारंटी में फर्दर दो तरह का होता है, लिमिटेड बाई गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाई गारंटी विद शेयर कैपिटल। और अनलिमिटेड में भी दो होता है, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। दोस्तों अगर ये पांच तरह की कंपनी होते हैं, पांच कैसे हो गए सर? ये देखो, वन लिमिटेड बाई शेयर्स, टू लिमिटेड बाई गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, थ्री लिमिटेड बाई गारंटी विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल। ये विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल क्यों होता है सर? जब लिमिटेड बाई गारंटी है तो शेयर कैपिटल की जरूरत क्यों होती है? डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि गारंटी तो क्या हो गया, लाइबिलिटी के लिए हो गया, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए क्या लगेगा? शेयर कैपिटल। तो सर इसमें एमओए बनेगा क्या? हाँ, एमओए बनेगा और एओए बनेगा। फॉर्मेट क्या है सर? देखो सीक्वेंस में लिखता हूं, एमओए का फॉर्मेट है ए बी सी डी ई, टेबल ए बी सी डी ई में दिया हुआ है, पर एओए का फॉर्मेट है एफ जी एच आई जे। सर ये स्वाइप क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने बोला ऐसे कैसे, अक्षय कुमार वाला स्वाइप मारते ना, वो इन्होंने मार दिया यहाँ पे एओए के फॉर्मेट में। सर ये टेबल बस आपके नोट्स में बने होंगे, आप ये याद कर लेना, क्योंकि अगर भूले भटके एमसीक्यू में आ गया एक नंबर का तो ये सीधा सीधा पूछेंगे कि एक कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है विदाउट विद शेयर कैपिटल है, बताओ एओए का क्या फॉर्मेट होगा? तो ये टेबल से ही तुमको ध्यान आएगा, जी वाला फॉर्मेट होगा। बस तुमको उसके लिए ये टेबल अपने मन में याद होना चाहिए कि पहले हम विदाउट शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर विद शेयर कैपिटल, फिर विदाउट, फिर विद। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस की बात करते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है ये, इंटर के एग्जाम में भी बहुत बार आया है। राजा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस की जब बात होगी ना तो 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, पीवीआरएस मैंने याद करवाया था। पी सबसे पहला प्रोहिबिटेड, क्या प्रोहिबिटेड है? अल्ट्रावायरस एक्ट आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी काम लिखा हुआ है उसके बाहर जाके कोई भी काम करना प्रोहिबिटेड है, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। वी कर दिया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। व्हेन एन एक्ट इज डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज इट शैल बी वॉइड। आर रैटिफाई, क्या सारे शेयर होल्डर मिलकर के रैटिफाई कर सकते हैं? नो, सच एक्ट शैल बी इनवैलिड इवन इफ इट इज रैटिफाइड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। एंड एस सू, सर आप अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट करते हो तो ना तो कंपनी किसी को सू कर सकती है, ना कोई और कंपनी को सू कर सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये पीवीआरएस वाले 4 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे अल्ट्रा वायरस का जब क्वेश्चन आएगा। ये देखो राजा 4 पॉइंट में इन्होंने कैसे लिखा है, whatever is not stated in the MOA as object, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, is prohibited by the doctrine of ultravirus. An act which is ultravirus is void and does not bind the company, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी उससे बाउंड नहीं होता है। और उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखो, द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड इवन इफ द मेंबर असेंट्स टू इट, अगर सारे मेंबर मान भी गए तो उससे वो वैलिड नहीं होता है। सच एक्ट कैन नॉट बी रैटिफाइड एंड नीदर द कंपनी नॉट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट, कोई भी एक दूसरे को केस नहीं कर सकता। अब सर कोई पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस कहां से आया था, तो दो अलग अलग केस लॉ थे सर। एक था आपका, मेजरली था आपका एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आइडन ओर वर्सेस रिची का केस। सर ये केस लॉ तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा अभी, क्योंकि आप फाउंडेशन में भी पढ़ रखे हो, पर दोस्तों इतना याद रखना कि केस लॉ नहीं होता तो तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस भी नहीं होता। ये केस लॉ में क्या हुआ था, अगर नहीं समझाऊंगा बोला ना भाई, सुन लो एक मिनट ही से। सर केस लॉ में क्या हुआ था, ये जो कंपनी है एशबेरी रेलवे कैरेज ने, इसने क्या किया था, रिची को फाइनेंस दिया था, फाइनेंस मतलब पैसा दिया था, कोई कोई रेलवे लाइन बिछाने के लिए। अब सर जो पैसा दिया था ना, पैसा दिया था वो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, फाइनेंसिंग जो है वो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, तो शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, बोले पैसा कैसे दिया है, तो उसने रिची से पैसा वापस मांग लिया। रिची गुस्सा हो गया, बोले तेरे पैसों के भरोसे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अब तू पैसा वापस ले लेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? तो रिची ने जाके हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के सामने केस कर लिया। सर जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता है, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का केस लॉ है, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जब केस किया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला रिची सुन, तेरी गलती है, ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है एशबेरी के, तो वो ये काम नहीं कर सकता। अगर सारे के सारे शेयर होल्डर एक कमरे में बैठ जाए, किसके शेयर होल्डर, एशबेरी के, और बोले कोई बात नहीं हम रेटिफाई कर रहे हैं, हम माफ कर रहे हैं, जाओ तुम रिची को फाइनेंस दे दो, तो आपका कोर्ट कहते हैं नहीं, आप रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है एंड इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ कंपनी एंड इट इज अल्ट्रा वायरस एंड हेंस वॉइड, तो आप ये काम नहीं कर सकते। और उसी से पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आया सर। क्लास में बहुत लंबा चर्चा करते हैं, पर अभी यहाँ पे डिसीजन में क्या लिखा है सर, डिसीजन में इन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्ट्रा वायरस है तो नल एंड वॉइड है। उसके बाद इन्होंने बोला even if every shareholder had been in the room and said that the contract is which we desire to make, अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं हाँ हाँ ये रिची को फाइनेंस देना हमारी इच्छा है, लॉ कहते हैं तब भी अल्ट्रा वायरस रहेगा, शेयर होल्डर कैन नॉट रैटिफाई, तुम बाद में रैटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन सर आज के डेट में ये पूरा का पूरा फालतू प्रोविजन है, आज के डेट में ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए आप एसआर पास करोगे काम हो जाएगा।
तो आप पहले क्या कर देना, एसआर पास कर देना, एसआर पास करके ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया, फिर रिची को पैसे दे देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सर मैंने नीचे लिखा भी है दैट द अल्ट्रा वायरस हैज द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन हैज बीन डिफीटेड एज नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग एसआर। एसआर पास करके काम हो जाता है। अब दोस्तों इधर आ जाओ, सिमिलरली एक और केस लॉ है, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। क्या केस है, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी का केस लॉ में क्या लिखा हुआ था कि दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो आप समझ गए, पर आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस क्या होता है, जो कंपनी के पावर के अंदर है लेकिन जिस डायरेक्टर ने किया उसके पावर के बाहर था। तो भैया अगर इंट्रा वायरस है ना तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है, उसको रेटिफाई किया जा सकता है। एन एक्ट विच इज इंट्रा वायरस टू द कंपनी बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स मे बी रेटिफाइड, उसको रेटिफाई किया जा सकता है। अल्ट्रा वायरस रेटिफाई नहीं होता, इंट्रा वायरस रेटिफाई हो जाता है। अब दोस्तों सांस ले लो गहरी और आ जाओ सेक्शन 5 में। सर पूरा डिटेल रिवीजन करेंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं है, हमको चाहिए अच्छा रिवीजन बस, पूरा इन डेप्थ रिवीजन होना चाहिए सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर, सेक्शन 5 क्या कहता है राजा, सेक्शन 5 क्या कहता है, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कहता है। इधर देखना दोस्तों, मेरी बात देख सुनते जाना। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, उसको हम इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। जैसे आपका मेमोरेंडम एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वैसे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है। एक ही सवाल आएगा, दो अलग अलग तरीके से पूछ रखा था इन्होंने आपके क्वेश्चन बैंक में, आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, दो अलग अलग तरीके से इन्होंने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पूछा था। एक जगह तो इन्होंने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लिखा भी नहीं, उन्होंने लिखा था एक कंपनी में डायरेक्टर हो तुम, उसको डर है कि कल को कोई शेयर होल्डर बदल जाएंगे तो आपको एज अ डायरेक्टर हटा देंगे आर्टिकल को अमेंड करके, तो तुम आज सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलवा सकते हो। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में ना जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट लिखना। सबसे पहले एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट इज दैट नाउ ऑल्टरिंग दैट स्पेसिफिक क्लॉज ऑफ द एओए विल रिक्वायर अ प्रोसीजर विच इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर। आपको एसआर से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर लगेगा, मान लो 90% का अप्रूवल लगेगा, 95% का अप्रूवल लगेगा, जो भी लगेगा बट मोर रेस्ट्रिक्टिव लगेगा। दूसरा सर उसके बाद तुमने क्या कहा, आप ये जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है दो समय पे डाल सकते हो, एक तो फॉर्मेशन के वक्त डाल सकते हो, तब तो कोई लोड ही नहीं है, अरे लोड ही नहीं है, फॉर्मेशन के वक्त डाला तो, या दूसरा आप डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ या तो फॉर्मेशन के वक्त डाला, या फिर सर आपने क्या किया बाद में आर्टिकल में अमेंडमेंट करके डाला। अगर अमेंडमेंट करके डाला ना तो पब्लिक कंपनी हो तो एसआर पास करना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी हो तो आपको ऑल मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, सारे मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आप आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके क्या कर रहे हो, इस तरह का क्लॉज इंसर्ट कर रहे हो। और तीसरा सर आप जब भी इस तरह का अमेंडमेंट करोगे ना, आप आरओसी को बता देना, ये हमारी पड़ोस वाली आंटी को सब जानना होता है, आप बोल देना जाके आंटी आंटी आज मैं करके आया, हैशटैग हार्दिक पांड्या। नहीं सर, नो नॉट फीचरिंग हार्दिक पांड्या। आप क्या करोगे, आरओसी को जाके क्या बताओगे कि हमने अपने एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है, और आप ये आरओसी को कैसे बताओगे सर, या तो आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो तो स्पाइस प्लस में ही बता देना, या फिर आप एक और फॉर्म भर सकते हो एमजीटी 14। इन्होंने एक नया फॉर्म लाया एमजीटी 14, जिसमें बोला इसमें तुम आरओसी को बता सकते हो 30 डेज के अंदर। आरओसी को जब भी समझ नहीं आया कितने दिन के अंदर, तो लिख देना 30 डेज के अंदर। सर ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की बात हो गई। सबसे पहले इन्होंने बोला इफेक्ट क्या है, फिर इन्होंने बोला प्रोविजन कब डालोगे, फॉर्मेशन के वक्त या अमेंडमेंट करके, और तीसरा स्पाइस प्लस या एमजीटी 14 में 30 डेज के अंदर आरओसी को बता देना। सर ये तीनों पॉइंट लिखोगे ना तभी आपके 6 नंबर तक का क्वेश्चन आया था, आप देखोगे अगर एग्जाम में देखोगे तो 6 नंबर तक का क्वेश्चन आया था। उसके बाद दोस्तों आपके एओए का फॉर्मेट है जो मैंने पिछले टेबल में आपको बताया, और ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके आगे सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था जिसमें यह कहा था कि अगर एक आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, ही इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द एमओए। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन था ये किसको प्रोटेक्ट करता था, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन हमने बोला कि एक ऑपोजिट डॉक्ट्रिन भी बनाना पड़ेगा जो कंपनी को नहीं आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों, बिकॉज द आउटसाइडर कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के एमओए में लिखा है एसआर पास करना है, तो और कंपनी बोल रहा है एसआर पास कर लिया है, तो बाहर वाला ये मान लेगा कि एसआर पास कर लिया है। वो ये नहीं बोलेगा दिखाओ तो मीटिंग कब बुलाई थी, दिखाओ मीटिंग में कोरम आया था क्या, दिखाओ मीटिंग ढंग से हुई क्या। अरे मेरा काम नहीं है भाई ये सब, तू बोल रहा है एसआर पास कर लिया तो वो इंटरनल प्रॉब्लम है तेरी,
वो तू समझ, तेरे शेयर होल्डर समझेंगे, तेरा डायरेक्टर समझेगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे को बस ये पता होना चाहिए तुम्हारा एमओए तुमको ऑथराइज करता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ना, दिस प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर, वेयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द इनसाइडर। एग्जाम में बारंबार क्वेश्चन आया है सर, सुनो। पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम्ड, ये 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दिखा तो ये 3 पॉइंट लिख देना। पहला, a person dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of the internal problems of the company. कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो उसको नहीं पता रहेगा। A stakeholder need not inquire whether the necessary meeting was convened, convened मतलब बुलाए थे, held properly, and whether the necessary resolution was passed. They are entitled to take it for granted that it is all done. वो ये ग्रांटेड ले लेंगे कि तुम बोल रहे हो तो सब हो गया है। द डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स एक्सटर्नल मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी एंड स्टेट दैट द पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी। क्या 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 कहा उन्होंने? ये आउटसाइड मेंबर, एक्सटर्नल मेंबर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी से और कहता है कि जो भी तुमने आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके हिसाब से हम मान लेंगे इंटरनल प्रोसीडिंग हुआ है, हम आकर के तुम्हारा ऑडिट करने वाले नहीं है। सर ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले आपको अज्यूम नहीं कर सकते कि आपके पास नॉलेज है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप मीटिंग कन्वीन हुआ है कि नहीं ये सब चेक नहीं कर सकते, और ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा। ये 3 पॉइंट लिख देना। उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फर्क क्या होता है। फर्क ये है कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, 150 साल पहले आया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। द रोल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट जो आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कंपनी को बचाता है, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को बचाता है। तो सर दिस डॉक्ट्रिन इज अ पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर देखो मैं अभी बैठा के आपको रिवीजन में ये रटवा तो नहीं सकता, बट ये सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपके आउटसाइडर को बचाता है। यही आपका क्या हो गया, फर्क हो गया। अब दोस्तों बेसिस ये दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया क्यों। दो कारण से आया सर। सबसे पहला, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। बाहर वालों को ये नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तो इसीलिए हम आउटसाइडर को बोल रहे हैं। आउटसाइडर प्रिज्यूम कर सकता है कि द आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशंस ऑफ द कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन दैट ही और सी इज नॉट प्रिवी टू। प्रिवी टू मतलब जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, जो उसको बताया ही नहीं गया है वो उसको पता नहीं चल सकता। सो इंटरनल प्रॉब्लम्स इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। और दूसरा, अगर ये डॉक्ट्रिन ना होता ना तो हमारे जो कंपनी है वो क्रेडिटर से पैसा लेके एस्केप कर जाते, बोलते हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, तुमने हमारे गलत बंदे को दिया। So if not for this doctrine, the company could have escaped creditors by denying the authority of the officials. जिन्होंने कंपनी के बिहाफ में जाके पैसा लिया, तुम बोलते अरे उसको पैसा दे दिया क्या, उसको तो हमने अथॉरिटी नहीं दे रखी थी, सॉरी हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे वो अथॉरिटी थी कि नहीं थी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, हमको हमारे पैसों से मतलब है। लेकिन दोस्तों आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ना 3 केस में आपकी हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर तुमको मान लो तुम एसबीआई से, एक डायरेक्टर जाके एसबीआई से लोन लेने गया और एसबीआई को पता था कि वो डायरेक्टर ऑथराइज नहीं है, फिर भी एसबीआई ने अगर लोन दे दिया ये बोल के कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं है, बिकॉज यू हैड नॉलेज ऑफ दैट इरेगुलरिटी। दूसरा, नेग्लिजेंस। सर अगर आपने अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस दिखाया, यानी कि थोड़ा सा भी और एफर्ट डालते ना, तो आपको पता चल जाता कि वो डायरेक्टर के पास अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ इतना बोल देते डायरेक्टर अथॉरिटी लेटर दिखा, तो वो अथॉरिटी लेटर बिना दिखाए चला जाता। तो भैया अगर तुमने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस करी है ना तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। और तीसरा, फोर्जरी। सर जब भी फोर्जरी लिखोगे ना, लिख देना फोर्जरी इज नलिटी। फोर्जरी इज नलिटी। फोर्जरी की कोई सैंक्टिटी नहीं है। अगर तुमने तुमने फोर्जरी कर रखा है ना तो उस केस में नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी, और उस केस में आपकी कंपनी जो आपको जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो भी नहीं बचा सकेगा। तो भैया फोर्जरी के केस में भी नहीं बचाता। सर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट छोड़ दो, 1 2 3 पॉइंट समझो। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस और तीसरा फोर्जरी। ये 3 केसेस में क्या है, 3 केसेस में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं एप्लीकेबल होगा। समझे क्या सर? समझे क्या? सर सेक्शन 6 बहुत सिंपल है, ज्यादा समय नहीं डालेंगे। एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। एक्ट जो होता है ना वो सबका, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्ट जो है ना वो आपका एमओए से बड़ा होता है, एओए से बड़ा होता है। आपने अगर कोई अग्रीमेंट्स करा है तो उससे भी बड़ा है, और आपने अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन या एसआर पास किया है तो उन सबसे बड़ा कौन सा होता है, एक्ट। और अगर इसके बीच में, इसमें और इसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, तो ये जो चीज इसमें लिखी हुई है वो वॉइड हो जाएगी, इसमें जो चीज लिखी हुई है वो वॉइड हो जाएगी। आपका एक्ट जो है वो बाकी लोगों को ओवरराइड करता है। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। अब सर आपको पता है
कि 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है आप अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको आरओसी को 7 डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। सर मेरे साथ वो सातों डॉक्यूमेंट याद करो। सबसे पहला आपको अपना ईएमओए और ईएओए जमा करना पड़ेगा। सर ये जो ईएमओए और ईएओए आप जमा करने वाले हो, इसका इन्होंने फॉर्म दे रखा है कि आपको आईएनसी 33 और आईएनसी 34 में, आईएनसी 33 और आईएनसी 34 में ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ये फॉर्म्स जो है ये पुराने में नहीं थे, इन्होंने नए मॉड्यूल में इंक्लूड किया है कि जो एमओए एओए जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा और इस फॉर्मेट में जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा। जब तक आपको आपका आरओ नहीं एस्टैब्लिश हो जाता तब तक का आपका एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या होगा। तीसरा दोस्तों आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर के। क्या डिटेल्स दोगे राजा फर्स्ट सब्सक्राइबर के? आप उनका नाम दे देना, नाम एड्रेस ये सारी चीजें देना, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन आपका पर्टिकुलर्स, बाकी सारे पर्टिकुलर्स आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ दे देना। सिमिलर डिटेल्स आप किसके दोगे पता है? सिमिलर डिटेल्स आप दोगे आपके, सॉरी फर्स्ट सब्सक्राइबर तो क्या होता है राजा? सब्सक्राइबर ही होता है। सिमिलर डिटेल्स आप दोगे आपके फर्स्ट डायरेक्टर के। किसके राजा? फर्स्ट डायरेक्टर के। फर्स्ट डायरेक्टर के क्या चीजें दोगे? बहुत सारी चीजें दोगे जिसमें से एक उसका डिन नंबर होगा। आप नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन आईडी प्रूफ ये सब दोगे और डिन नंबर दोगे। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ना डायरेक्टर के बारे में दो चीजें देनी पड़ेगी। जो भी आपका फर्स्ट डायरेक्टर है आपको उसका इंटरेस्ट और उसका कंसेंट देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट देखो भैया, सामने वाला इंटरेस्टेड होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्टेड भी है ना, आप उसका रिटर्न कंसेंट ले लो। मैं हमेशा कहता हूं कंसेंट के बिना कुछ नहीं करना भाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कितना भी इंटरेस्ट शो करे वो, कंसेंट के बिना कुछ नहीं करना। सर सिमिलरली फर्स्ट है, क्या सोच रहा है भाई तू? मैडम क्या सोच रहे हो? डायरेक्टर की बात चल रही, कंपनी की बात चल रही, कैसी हरकतें कर रहे हो? सर एग्जाम सिर पे है, मेरी बात सुनो। कंपनी और डायरेक्टर के केस में मेरी बात समझना प्लीज। इधर देखो सर, मैंने क्या कहा कि अगर एक डायरेक्टर है तो इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, तुम उसको पहले से पूछ लेना कि तू मेरा बनने वाला है, पहले से बता दे तेरा किसी और में इंटरेस्ट या किसी और बीसी में इंटरेस्ट है क्या? अगर किसी और बीसी में इंटरेस्ट है तो मैं निपट लूंगा उस बीसी से। अरे निपटना कुछ नहीं है सर, आप अपना इंटरेस्ट बस बता देना, और दूसरा आप बता देना कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि हाँ मैं तुम्हारा बनने के लिए तैयार हूं। सर ये कंसेंट मिलने के बाद आप क्या करोगे? जैसे ही फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट कंपनी को मिल गया, सर जैसे जैसे ही मिल गया आप जाके मम्मी को बता, आरुषि को बता देना, आंटी को बता देना कि आरुषि आरुषि हमारे पास अपने फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट आ गया है। दोस्तों ये कंसेंट आपके पास आएगा डीआईआर 2 में, आप आरुषि को बताओगे डीआईआर 12 में। ये फॉर्म नंबर इन्होंने नए वाले मॉड्यूल में ऐड किया है, ये फॉर्म नंबर इन्होंने नए वाले मॉड्यूल में ऐड किया है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पॉइंट नंबर 6 कहता है कि आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको, यानी कि क्या सबसे पहले डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा कि हमने कंप्लाई कर लिया है एक्ट से। कौन कौन डिक्लेरेशन देगा सर? ये दो लोग देंगे। सबसे पहला जो भी आपका एडवोकेट हो गया या सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी जो आपकी कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, मतलब जो आपकी कंपनी आपको बना करके दे रहा है, वो एक डिक्लेरेशन देगा। दूसरा जिसका भी नाम आपने एओए में लिखा है, पर्सन नेम्ड इन द एओए, जैसे कि आपके सेक्रेटरी वगैरह हो गए, ये सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन बना के देना पड़ेगा। तो पहला डिक्लेरेशन कौन सा हो गया सर? ये आईएनसी 8 फॉर्म में डिक्लेरेशन हो गया, जहां पे आप बोल रहे हो हमने एक्ट का कंप्लायंस कर लिया, चिंता मत करो। ये डिक्लेरेशन आप आरओसी को दोगे। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन है सर जो दो लोग देंगे, दो लोग देंगे आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर्स। अरे डिक्लेरेशन जो आपके सब्सक्राइबर्स देंगे और फर्स्ट डायरेक्टर देंगे, हर एक सब्सक्राइबर देगा, हर एक फर्स्ट डायरेक्टर देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा सर? वो डिक्लेरेशन में बोलेगा मैं डॉग नहीं है। सर डॉग नहीं है क्या? डॉग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं वो ट्रू एंड कंप्लीट है, मतलब वो सच है और वो बरोबर है हमारे नॉलेज में, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वो लोग साइन करेंगे। दूसरा ओ कि भैया हम किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं हुए। कौन सा ऑफेंस सर? ऑफेंस रिलेटेड टू प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, पहले कभी कंपनी को बनाने में या चलाने में हम कभी गिल्टी नहीं पाए गए। और लास्ट, वी आर नॉट गिल्टी और फ्रॉड मिसफिएसेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हम ये सारी चीजों के लिए गिल्टी नहीं है। फ्रॉड मिसफिएसेंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह के लिए हम गिल्टी नहीं है। तो आप बता देना साफ साफ कि हम डॉग नहीं है। इस तरह का डिक्लेरेशन जो आप दोगे, ये डिक्लेरेशन आप आईएनसी 9 फॉर्म में दोगे। सर ये फॉर्म्स इन्होंने ऐड कर रखे हैं, अगर आप देखोगे तो आईएनसी 33 34, उसके बाद आईएनसी 8, और उसके बाद इन्होंने आईएनसी 9 भी डाल रखा है। यहाँ पे डिक्लेरेशन के फॉर्म है, और डीआईआर 2 और डीआईआर 12 है। सर ये देखो जहां जहां फॉर्म आएगा ना वहां पे इस तरह का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। ये सारी चीजें लेके आप किसको दोगे? सर जब आप गिल्टी की बात करोगे ना राजा, तो गिल्टी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years बोलना, पिछले 5 साल में गिल्टी नहीं है। कि सिर्फ 5 साल सिर्फ गिल्टी वाले पॉइंट में है कि भैया जब आप गिल्टी की बात कर रहे हो ना, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड मिसबिहेवियर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years।
सर ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप आरओसी को दोगे इनकॉर्पोरेशन के वक्त, स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ साथ, जो स्पाइस प्लस प्लस फॉर्म हम ऑल्टरनेटिवली फॉर्म आईएनसी 32 भी बोलते हैं, उसके साथ साथ आप क्या करोगे, ये सारा डिक्लेरेशन दोगे। अब दोस्तों उसके बाद स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये एक नया फालतू सी रद्दी सी चीज ऐड करी है इन्होंने, देखो क्या कहते हैं। सर जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो जनरली हर सब्सक्राइबर को अपना नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन ऐड करना है, खुद का और एक विटनेस का। क्या क्या सर, नाडो, नाडो मतलब क्या, नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन ऐड करना है, खुद का और एक डायरेक्टर का। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है, हो सकता है गवार है, तो भैया उसका अंगूठा लगा दो, इंप्रेशन लगा दो। कहता है अगर बॉडी कॉर्पोरेट है सब्सक्राइबर तो उसको डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर ऑथराइज्ड है वो साइन करेगा। अगर एलएलपी सब्सक्राइबर है तो जो पार्टनर ऑथराइज है वो साइन करेगा। अगर नेशनल, फॉरेन नेशनल है मतलब बाहर का बंदा है, फॉरेन नेशनल मतलब बाहर का बंदा है, तो इट इज टू बी साइंड बाय अ नोटराइज, बाय अ नोटरी। इट इज सिग्नेचर टू बी नोटराइज बाय अ नोटरी। मतलब सर आप सिग्नेचर कर देना पर नोटरी में जाके नोटराइज करवा लेना। नोटरी मतलब सर आप समझ लो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जहां पे जाके आपको सिग्नेचर करवाना होता है। तो अगर आप एक बाहर के नेशनल हो तो आपको ये करवाना पड़ेगा। और ये कहते हैं बाहर के नेशनल हो विजिटिंग इंडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, बाहर के बंदे हो, इंडिया आ रखे हो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो आपको वैलिड बिजनेस वीजा लगेगा सर। लेकिन वीजा नहीं लगेगा अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज इंडियन सिटीजन हो। अगर आप क्या हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सर ये आप अभी फेमा में समझोगे पीआईओ क्या होता है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, आप ये समझोगे। लेकिन एक चीज इतनी सी बस याद करना बात, मान लो सर मेरा एक भाई है अंकित, एक्चुअल में मेरा एक भाई है अंकित, लंदन में रहते हैं। अगर वो इंडिया आया एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अंकित अगर इंडिया आया तो अंकित को इंडिया आके बिजनेस कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए बिजनेस वीजा लगेगा। लेकिन अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि वो है क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो अगर वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है ना तो फिर उसको बिजनेस वीजा नहीं लगेगा। या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का बंदा बाहर रहता है, तो फिर उस केस में भी उसको बिजनेस वीजा नहीं लगेगा। ये दो हमने चीजें लिख रखी है, एकदम बेमतलब का फालतू है सर। क्या मतलब ये सब अंगूठा छपवाओ, तो मैं ये करता बैठू मैं। ठीक है, ये इन्होंने न्यू सिलेबस में ऐड किया है, समझ रहे हो तुम, ये इन्होंने न्यू सिलेबस में ऐड किया, कोर्स हमने इंप्रूव किए, हम नया सिलेबस लाएंगे एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अंगूठा लगा बोलते हैं। सुनो, Add on. In case of OPC, file the written consent in addition to the above document. सर आपको रिटर्न कंसेंट फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों सुनो मेरी बात, जब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे ना तो बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है इन द फॉर्म आईएनसी 11। आपने आईएनसी 8, आईएनसी 9 ये सब दिया, आईएनसी 11 मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिलेगा। सर इन्होंने कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर का फॉर्मेट समझा है कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का दिखाया है। अब आप देखो इसमें जो एल लिखा हुआ है पहले वाला, वो लिस्टेड या अनलिस्टेड के लिए स्टैंड करता है। एल किसके लिए स्टैंड करता है, लिस्टेड या अनलिस्टेड के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद सर आपके लिए एक सीरियल नंबर है। उसके बाद के ए मतलब कर्नाटका, कौन सा स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 1981 मतलब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। पीएलसी मतलब क्या, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो वो बताओ। एनपीएल मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। और उसके बाद एक और सीरियल नंबर दिया हुआ है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये सारे नंबर्स आपको देखने होते हैं। सर क्या ये एग्जाम में आएगा, नहीं, पर एक बार समझ लो ना, आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है तो क्यों छोड़ना है, समझ लो। उसके बाद सर जब आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को जमा किए, वो आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, अपने पास प्रिजर्व करना कब तक, टिल डिसोल्यूशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में डिसोल्यूशन तक, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखोगे। कौन से, जो आपने आरओसी को जमा कर रखा है। सर एक चीज समझ नहीं आया, अगर आरओसी को जमा कर दिया तो अपने पास कैसे रखूंगा। अरे आरओसी को कॉपी जमा करोगे, अपने पास ओरिजिनल रख लेना भाई। सुनो सर, या वाइसा वर्सा, जैसी तेरी मर्जी। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर मान लो दो केस और होता है, अगर सर आपने झूठा, कोई इंसान है उसने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया, क्या, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया आरओसी को, और उसने क्या करवाया, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, तो क्या होगा दोस्तों, सवाल ये होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो आपको क्या करेंगे, सिर्फ 447 के अंदर लायबल कर देंगे, 447 के अंदर फ्रॉड के लिए लायबल। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उस केस में आरओसी के हाथ से बात चले जाएगी, वो जाएगा ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, मिस्टर लोवा लोवा, मिस्टर लो का ऑर्डर पास करेगा। सर ट्राइब्यूनल का नाम क्या है, मिस्टर लो, मिस्टर लोवा, मिस्टर लोवा क्या ऑर्डर करेंगे, मिस्टर लो ऑर्डर पास करेंगे। एम मैनेजमेंट, सर वो बोलेंगे कि तेरी कंपनी का मैनेजमेंट जो है अब हम करेंगे, इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट द कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय द पर्सन अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल। मतलब मैनेजमेंट कंपनी का छीन लेंगे, मतलब जिस कंपनी ने झूठ बोल करके, झूठे डॉक्यूमेंट्स देके कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, अब उसको मैनेज हम करेंगे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, काट देगा सर ना।
एल लाइबिलिटी, वो बोलेगा मेंबर्स की लाइबिलिटी जो हो गई वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ओ सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। ब्लू इट में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। याद रखना सर, यहाँ पे ऑर्डर ट्राइब्यूनल दे रहा है। जब आप सेक्शन 4 पढ़ रहे थे ना, वहां पे आरओसी दे रहा था, यहाँ पे ट्राइब्यूनल दे रहा है ना, तो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है और वाइंडिंग अप भी ऑर्डर कर सकता है। सर ये 5 ऑर्डर है, यहाँ पे पढ़ो एक बार कि आपका रेगुलर द ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन। सर आपके जो आपने अगर कंपनी झूठे इंफॉर्मेशन से इनकॉर्पोरेट किया है, तो जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग 447 में तो लाइबल होंगे ही होंगे। साथ साथ में हम कंपनी का क्या करेंगे सर, कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेशन जो है वो आरओसी ले सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, डायरेक्टर दैट द लाइबिलिटी शेल बी अनलिमिटेड। तीसरा, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। चौथा, वाइंडिंग अप ऑर्डर कर सकता है। और पांचवा क्या कर सकता है आपका, सच अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। लेकिन दोस्तों ये सब ऑर्डर देने के पहले एक ऊप दे देना। ऊप मंजे का, ऊप मंजे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना एंड टेक इनटू कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय द कंपनी। मतलब क्या सर, अगर कंपनी ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन एंटर कर रखे हैं तो एक बार उसको कंसिडर कर लेना कि कंपनी को वाइंड अप कर रहे हो। और पता चला कंपनी ने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन ले रखा है, अरे ऐसे कैसे वाइंड अप कर दोगे यार। ये सब ट्रांजैक्शंस को एक बार ध्यान में रख लेना और एक बार क्या कर लेना, एक बार आप अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना, उसके बाद ही इस तरह का कोई ऑर्डर पास करना। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, बस छोटा सा पॉइंट है, खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज, if object clause require prior approval of sectorial regulator, obtain such approval prior to pursuing the object and declaration in this behalf। छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निधि का ऐसा, निधि का कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। निधि कंपनी के केस में डिक्लेरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 406 इज टू बी ऑब्टेन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ले लेंगे भाई। निधि के केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, समझे। सर एक बार 1% कंपनी के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता है। 1% कंपनी में आपको पता है एक मेंबर होता है और उसके नीचे एक नॉमिनी होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी पढ़ लिया। पर सर कुछ चीजें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है वो ये है कि आप सिर्फ अगर मेंबर या नॉमिनी किसी को बना रहे हो ना, तो 3 कंडीशन होते हैं। पहला, ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन। दूसरा, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और तीसरा, ही मे बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला आप नेचुरल पर्सन हो, दूसरा आप सिटीजन हो, तीसरा रेसिडेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और सर अगर कोई पूछे रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट मतलब पिछले साल में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है, पिछले साल में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों बहुत लोग ये गलत समझते हैं, सुनना क्या गलत समझते हैं, वो बोलते हैं सर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और या तो रेसिडेंट होगा या फिर रेसिडेंट नहीं है तो कम से कम 120 दिन रहा होगा। अरे बकवास, लॉ घर पे बैठ के मत बनाओ। लॉ में क्या लिखा है, मेरी बात सुनो सर। लॉ में लिखा है ही इज अ नेचुरल पर्सन, ही इज अ नेचुरल पर्सन, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों मैंडेटरी। और तीसरा, रेसिडेंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। पहले था मैंडेटरी कि रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए तो कितने दिन लगते, 120 दिन या उससे ज्यादा। बाद में इन्होंने बोला रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने रेसिडेंट और अदरवाइज कर दिया, डेफिनेशन रहने दिया। तो सर ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपके मेंबर के लिए भी लगेगा, ये आपके नॉमिनी के लिए भी लगेगा। अब सर मेरी बात समझना। अब एक बात बताओ, आप एक पर्सन अगर हो ना, अच्छा, एक कंपनी में, एक 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। ना तो 2 मेंबर हो सकता है, ना 2 नॉमिनी हो सकते हैं। और अगर एक पर्सन की बात करूं मैं, तो वो एक 1% कंपनी में मेंबर बन सकता है, दूसरे 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। अब समझो सर, दूसरी जगह जहां पे वो नॉमिनी था, वहां पे मेंबर की डेथ हो गई, तो वहां पे भी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। लेकिन दो जगह मेंबर तो बन नहीं सकते। अब तुमको 180 दिन का टाइम मिलेगा, जहां पे तुमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से एक ओपीसी का मेंबरशिप जो है वो तुमको लेट गो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 180 दिन का टाइम मिलेगा। अब दोस्तों एक बात समझना, क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है? नहीं सर, ना तो मेंबर बन सकता है ना तो नॉमिनी बन सकता है। और एक बात समझना, क्या 1% कंपनी पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, ये तो इनका नेचुरल डायरेक्शन है कि अभी 1% हो, बाद में प्राइवेट, बाद में पब्लिक, बाद में लिस्टेड। ये आपका नेचुरल डायरेक्शन है। पर दो प्रोहिबिशन याद रखना, दो प्रोहिबिशन 1% कंपनी के लिए। सबसे पहला, ना तो आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ना तो आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकते हो। 1% कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते आप, बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। सर आप बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, दिमाग में घुस रहा है क्या? हाँ,
एकदम ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आगे का अभी दोस्तों प्लीज समझो, हम लोग आगे का रिवीजन कर रहे हैं। आगे के रिवीजन में क्या आएगा सर, आप लोगों का सेक्शन 8 बहुत मेजर मेजर चीजें हमने खत्म कर ली है, पर अभी भी कुछ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेक्शन 8 पहले ध्यान से सुनना, सेक्शन 8 में मेजर चीजें ऐड कर रखी है इन्होंने, जो आप लोगों के पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था, बीड़े भाई के जमाने में नहीं हुआ करता था, हमारे जमाने में आ गए। दोस्तों क्या कहता है आप लोगों का सेक्शन नंबर 8? सेक्शन नंबर 8 कहता है सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात होती है, और सेक्शन 8 कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्शन 8 कंपनी होता है वो कैसे बनता है। अगर एक कंपनी जाती है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास कहती है कि अरे ओ गवर्नमेंट, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो नेक है, हमारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजों में, और हमारा जो प्रॉफिट है ना वो हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है, और तीसरा हमारी कंपनी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती है डिविडेंड देने से। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, ओपीडी अगर सेटिस्फाई हो जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या कर देगा, एक लाइसेंस दे देगा, लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी। आपको एक लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी मिल जाएगा। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट जो लाइसेंस देने का पावर रखता है ना, ये हमने रीजनल डायरेक्टर को दे दिया है ये पावर। अगर आप देखेंगे तो ये लाइसेंस देने की जो अथॉरिटी है ये रीजनल डायरेक्टर के पास असाइन हो गई है। इधर देखो, नहीं सॉरी, आरओसी के पास, आरओसी के पास, सो सॉरी, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने पावर अपना आरओसी को दे दिया है, कि आरओसी ही है ना वो आपको ये लाइसेंस देगी कि भैया अब तू सेक्शन 8 कंपनी है, और साथ में आपको एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर लेगी। अब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी बन जाते हो तो आपके नाम के आगे आपको कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सर आप लिमिटेड कंपनी रहोगे कि अनलिमिटेड, सफिक्स नहीं लगाया तो क्या, फिर भी आप क्या रहोगे, आप लिमिटेड कंपनी रहोगे। और राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं किसी फर्म की, मैं बात करूं किसी फर्म की, तो क्या एक फर्म आपकी कंपनी में मेंबर बन सकता है? देखो सर, नॉर्मली फर्म किसी कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, नॉर्मली नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं होती है। लेकिन अगर एक फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बनना चाहे ना तो बन सकता है। अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे सर? ऐसे इसीलिए क्योंकि इन्होंने लॉ में क्लियरली लिख दिया है कि बन सकते हो, और भाई ने बोला बन सकते हो तो बन सकते हो, भाई ने बोला बापू दिखते हैं मतलब दिखते हैं। दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि राजा, अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गए हो तो आपका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। सबसे पहले तो सबसे पहली बड़ी बात समझना कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी अपने एमओए को या एओए को ऑल्टर कर रही है तो कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। मतलब आप अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है, अगर आप अप्रूवल लिए बिना आपने पहले ही ऑल्टरेशन कर दिया, आपको पता है एमओए एओए ऑल्टर करने के लिए एसआर लगते हैं, आपने एसआर लगा के ऑल्टर कर दिया पर आपने अप्रूवल नहीं लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका ऑल्टरेशन इनवैलिड हो जाएगा। आपको पहले सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। अब राजा एक बात सुनना, अगर आपने तीन में से कोई एक कांड किया है, क्या अगर आपने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर अगर जो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपने उसका कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर दोस्तों, या फिर तीसरा आपने क्या किया है, आपने अगर फर्ज करो कि आपने अगर फ्रॉडलेंटली अपना अफेयर कंडक्ट किया है, ये तीनों में से कुछ भी तुमने किया है ना, तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है आपके लाइसेंस को रिवोक करने का। एक बार ही आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा ना तो आपकी कंपनी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अ नॉर्मल कंपनी, क्योंकि लाइसेंस रिवोक हो गया तो अब आप सेक्शन 8 नहीं रहे, तो प्राइवेट या पब्लिक बनोगे। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बन जाते हो या पब्लिक कंपनी बन जाते हो तो आपको अपने नाम के आगे सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आरओसी को इंटीमेट करोगे, और आरओसी आपको क्या कर देगा, फ्रेशली रजिस्टर कर देगा कि भैया अब आप एक नॉर्मल कंपनी हो, और ये रहा सफिक्स के साथ आपका नाम। ये क्या हो गया सर, ये लाइसेंस अगर आपका रिवोक हो जाए, क्यों रिवोक हुआ, क्योंकि आपने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, लाइसेंस के टर्म्स का, या आपने फ्रॉडलेंटली अपना अफेयर कंडक्ट किया। अब सर जब रिवोक हो गया ना तो उसके बाद ध्यान से सुनना, आपकी कंपनी को ना अमेलगमेट भी किया, आपकी कंपनी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, ओबीएच देने के बाद, वो आपकी लाइसेंस आपको वाइंड अप भी कर सकते हैं या आपको अमेलगमेट भी कर सकते हैं। सर वाइंड अप करेंगे तो क्या, आपकी कंपनी को बंद करेंगे, सारे असेट्स बेचेंगे और लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। अब राजा एक बात समझना, जब आप सारी असेट्स को बेच करके लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, तो अगर आपके पास सरप्लस असेट बचा तो वो सरप्लस असेट का क्या होगा, वो सरप्लस असेट जो है वो आप क्या करोगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सरप्लस असेट जो है वो दोनों चीज आप या तो उसको ट्रांसफर कर दो किसी और एक सेक्शन 8 कंपनी को जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, उसको गिफ्ट कर दो। मतलब आपका हॉस्पिटल था तो सामने वाले किसी का हॉस्पिटल है तो उसको दे देना, या फिर आप ये करो कि आप उसको क्या करो, उसको सेल कर दो, और सेल करके जो भी पैसा आया उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर दो। या ऑल्टरनेटिवली आप किसी एक सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट भी हो सकते हो, आप अपने आप को किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट भी कर सकते हो। सर ये क्या हो गया, ये आप लोगों के लाइसेंस को रिवोक करने की बात होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है राजा?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, इफ यस देन वी विल मूव ऑन टू यहाँ पे सर देखो मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लिया कि आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट और डिविडेंड होना चाहिए, ओपीडी, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, आप लिमिटेड कंपनी रहोगे, उसके बाद आप फर्म भी मेंबर बना सकते हो, आप अपने आप को ऑल्टर नहीं कर सकते, आपका एमओए एओए जब तक सीजी का अप्रूवल नहीं मिल जाए, और सीजी का पावर इन्होंने आरओसी को देके रखा है। उसके बाद दोस्तों आप किसी और टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो क्या? हाँ, आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। किसका? रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद सर याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सुओ मोटू मतलब खुद से भी आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे सकती है, आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद रिवोकेशन की बात हो गई। उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि आपका लाइसेंस रिवोक कब होगा? रीजनल डायरेक्टर रिवोक करेगा। सुनो, लाइसेंस देने वाला आरओसी होता है पर रिवोक करने वाला आरडी होता है। देने वाला आरओसी होता है, रिवोक करने वाला आरडी होता है। सर वैसे ही ना, आपको कंपनी बनाता आरओसी है, लेकिन आपको वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल करता है, तो आरओसी को वाइंड अप करने का या रिवोक करने का पावर नहीं दे रखा है। उसके बाद दोस्तों रिवोक करने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में वाइंड अप या अमेलगमेट भी किए जा सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा वो बताया है सर, पेनल्टी आप खुद से पढ़ लेना। पर मेरी बात सुनो, अब दो पॉइंट और बताने वाला हूं मैं आपको। पहला, आप अगर एक सेक्शन 8 कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? उसके बाद भी मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में इनकॉर्पोरेट कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहला दोस्तों, अगर आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट क्या है? सर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो थोड़े नॉर्मल कंपनी से अलग है। इधर देखो, आपको सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्पाइस प्लस में। हाँ, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद आप तीन डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। पहला, मोए 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 क्या सर? मोए एमओए आईएनसी 13 फॉर्म में और एओए आईएनसी 31 फॉर्म में। 13 और 31, जब आपने सेक्शन 7 पढ़ा था ना, वहां नॉर्मल एमओए एओए था, वो 33 और 34 फॉर्म में था। ये 13 और 31 में, 13 और 31 में ध्यान रखना। दूसरा, आपको अपने आने वाले 3 साल का एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा राजा? एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस बताना पड़ेगा। और तीसरा, एक डिक्लेरेशन देगा। कौन डिक्लेरेशन देगा सर? आपका दो डिक्लेरेशन की बात करेगा ये। एक तो आपके एडवोकेट सीएस देंगे, और दूसरा जो भी पर्सन एप्लीकेशन दे रहे हैं वो देंगे। तो एक आईएनसी 14 हो गया, आईएनसी 15 हो गया। जो आपके इनकॉर्पोरेशन में आईएनसी 8 और आईएनसी 9 था ना, उसके बदले यहाँ पे 14 और 15 एक साथ आ गया, जहां पे इन्होंने बोला सबसे पहले ये बताओ कि आपका मोए मोए जो है इट इज इन कंफर्मिटी विद सेक्शन 8। का मोए मोए कंफर्मिटी विद सेक्शन 8 है। और दूसरा, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इज कंप्लाइड विद। आप बोल रहे हो सारा कंप्लायंस हो गया है एमओए एओए सेक्शन 8 के हिसाब से। ऐसा डिक्लेरेशन दो लोग दे रहे हैं, एक तो वो लोग जो कंपनी बनाने में लगे हुए हैं, और दूसरा वो पर्सन जो एप्लीकेशन दे रहे हैं। आईएनसी 14 और आईएनसी 15, ये तीन फॉर्म आप अटैच करोगे, और उसके बाद आप अपने किसके साथ? अपने स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ, और आपकी सेक्शन 8 कंपनी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी। समझे क्या? हाँ राजा। नहीं सर, उसके बाद जो आपका कन्वर्जन का पॉइंट है ना राजा, वो कन्वर्जन का पॉइंट जो है वो मैं एक बार आप लोगों को किससे समझाऊंगा, वो मैं आपको क्लास के फेयर नोट से समझाऊंगा। उससे आपको बहुत सही से समझ आ जाएगा कि अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें? सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में, तो आपका प्रोसीजर क्या होगा राजा? अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले एसआर पास करो। देखो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। सबसे पहले आप क्या करो? एसआर पास करो जनरल मीटिंग में। वो एसआर का नोटिस भेजोगे, नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना, उसमें कन्वर्जन का पूरा डिटेल देना कि हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो पहले शेयर होल्डर से पूछ लिया। उसके बाद चार लोग क्या कहेंगे सर कि ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो, तो चार लोगों से भी पूछ लेना। आप नोटिस भेज देना इनकम टैक्स अथॉरिटी को, चैरिटी कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, और उनको बोलना तुमको कोई भी प्रॉब्लम है ना हमारे कन्वर्जन से, तो हमको रिप्रेजेंटेशन दे दो 60 डेज के अंदर। सर ये कन्वर्जन क्या हो रहा है? सेक्शन 8 से नॉर्मल कंपनी में, सेक्शन 8 से नॉर्मल कंपनी में, तो आप 60 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो आपने एसआर पास करा के शेयर होल्डर से पूछ लिया, चार लोग क्या कहेंगे उनसे भी पूछ लिया। अब आप क्या करोगे? रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करोगे कि आरडी सुन, मेरे को ना कन्वर्जन का अप्रूवल दे दे, और ये जो एप्लीकेशन दोगे आप आईएनसी 18 फॉर्म में दोगे। जब आरडी के पास जाओगे ना, उसको बता देना शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हो गया। और दूसरा, उनको प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस भी दे देना कि हमने नोटिस भी दे दिया किसको? ऊपर वो चार लोगों को। तो ये जो आप एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को दोगे ना, इसकी कॉपी आप एक आरओसी को दे देना कि अरे ओ आरओसी, हमने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई किया है। और जो भी है, अप्लाई करते ही एक हफ्ते के अंदर आप दो न्यूज़पेपर में छाप देना, मतलब जनता को चिल्ला चिल्ला के बता देना, किसी को प्रॉब्लम है तो आ करके आरडी को बता दो, रीजनल डायरेक्टर को बता दो, इंग्लिश या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में छापोगे सर। मतलब आपने सबको बता दिया सर, शेयर होल्डर को, आपने चार लोगों को और पब्लिक को बता दिया न्यूज़पेपर में डाल के। अब उसके बाद रीजनल डायरेक्टर या तो एक्सेप्ट करेगा आपका कन्वर्जन या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। अब एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कन्वर्जन होगा। सर कन्वर्जन के लिए वापस से
एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एसआर पास करोगे कि मैं अपने एमओए एओए को अल्टर कर रहा हूं। पहले जो आपका मोएमोए था वो सेक्शन 8 वाला था, आईएनसी 31 और 13 और 31। भी आपको मोएमोए जो है वो 33 और 34 में बनेगा। तो मोएमोए के लिए आपको एसआर पास करके आप अल्टर करोगे, अमेंड करोगे, तो अल्टर्ड एमओए एओए वो आरओसी को दोगे और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। इससे आप सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो गए। पर एक बात याद रखना दोस्तों, इसके लिए ना आपको ये जरूरी है कि आपने पिछले साल तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दे रखा है। पर एक बात समझो, अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया, मतलब 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया, तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है, इसको हम कहते हैं एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये भी जमा कर देना, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। एक बात याद रखना राजा, पिछले बार जो हमारा रिवीजन हुआ था उससे 15 मिनट ज्यादा ही हमको इस बार के रिवीजन में लगेगा। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों का सिलेबस जो है चैप्टर 2 में तो एटलीस्ट बढ़ चुका है, तो ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया कि दोस्तों मैंने सारा स्टेप यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहो तो जो मैंने आपको नोट्स में दिखाया अभी, आपको चाहो तो इस चीज को अपने नोट्स में उतार सकते हो। ये देखो, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, आप पॉज कर करके लिख लेना। ये आपका हो गया, उसके बाद ये आपका एसआर हो गया, नोटिस हो गया, रिप्रेजेंटेशन आएगा, आप रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करोगे, फॉर्मेट और न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, और उसके बाद रीजनल डायरेक्टर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कन्वर्जन हो गया तो ये हो जाएगा और फ्रेश सीओआई हो जाएगा। ये आप अपने नोट्स में उतार सकते हो, इसी तरीके से याद होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी याद करने में। समझे सर? ये क्या हो गया, ये आपका प्रोविजन हो गया पूरा का पूरा सेक्शन 7 8 का। दोस्तों सेक्शन 9 और 10 भी आपके एग्जाम में आ रखा है। 9 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जब अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हो, जब आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, तो क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, जो आपके शेयर होल्डर है ना, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं। कैसे? आपके शेयर होल्डर को इकट्ठा करके हम कंपनी बोलते हैं, और कंपनी क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। और कंपनी का क्या नेचर, अब कंपनी का क्या होता है सर, कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसको परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, सू कर सकती है और कैन बी सूड, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारा उसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाता है। तो आपके शेयर होल्डर्स को मिला करके एक बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। मतलब इंडिविजुअल शेयर होल्डर इंसान होता है, पर इकट्ठा शेयर होल्डर को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये आपका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीओआई कंपनी होता है। और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोए मोए क्या होता है सर, मेमोरेंडम के रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, कि सर आपके जो कंपनी है और वो मेंबर्स से बाइंड हो जाते हैं, द कंपनी इज बाइंड टू द मेंबर्स एंड मेंबर्स इज बाइंड आर बाइंड टू द कंपनी, ये हो जाता है जब आपका मोए मोए रजिस्टर हो जाता है। पर एक और बात याद रखना, ऑल द मनी इज पेबल बाय द मेंबर्स टू द कंपनी शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। ऐसा माना जाएगा कि कंपनी को उधार दिया हुआ है और कंपनी से उधार लिया हुआ है और वो पैसा वापस करना है। तो जो भी पैसा आपको देना है ना, जैसे कि मान लो आपने शेयर खरीदा 10 रुपए का, 6 रुपए दिया है, 4 रुपए बाकी है, तो जो 4 रुपए बाकी है उसको डेट ड्यू माना जाएगा। मतलब कंपनी आपसे निकलवा के ही रहेगी, जैसे कि रिकवरी ऑफ डेट करती है वैसा रिकवरी कर लेगी। पर याद रखना सर, एक कंपनी मेंबर की तरफ बाइंड है और वैसा वर्सा, मतलब मेंबर कंपनी की तरफ बाइंड है, पर मेंबर्स आपस में बाउंड नहीं होते। मैं भी रिलायंस का मेंबर हूं, आप भी रिलायंस के मेंबर हो, तो हम दोनों एक दूसरे से कोई बाइंडिंग नहीं है, हम दोनों कंपनी के टूवर्ड्स बाउंड है, ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 10 ए क्या कहता है, छोटे छोटे सेक्शन जैसे सेक्शन 10 ए कहता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप अगर एक कंपनी हो तो आप अपना बिजनेस तब तक शुरू नहीं करोगे, अ कंपनी शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और शेल नॉट एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर। ना तो आप किसी से पैसा लोगे, ना तो आप धंधा शुरू करोगे, ना तो किसी से पैसा लोगे, जब तक दो चीजें कर दो। इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूं मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। इधर सुनो भाई मेरी बात, क्या कहा मैंने, अगर आप अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हो ना राजा, तो दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले 180 दिन के अंदर करना पड़ेगा, दूसरा 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। 180 दिन के अंदर क्या करोगे, डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लेना। किसका राजा, डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लेना। क्या कि भैया जो सब्सक्राइबर्स थे, जो उन्होंने वादा किया था, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। क्या उन्होंने कंपनी में पैसे ला करके कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं, ऐसा डिक्लेरेशन एक डायरेक्टर को देना पड़ेगा। सर ये सेक्शन 10 ए है, तो डिक्लेरेशन आप दोगे आईएनसी 20 ए में। और ये जो डिक्लेरेशन है इसमें एक सीए का वेरिफिकेशन भी लगेगा, उसके बिना डिक्लेरेशन की वैलिडिटी नहीं है। एक डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा 180 दिन के अंदर कि सब्सक्राइबर ने पेड अप कर दिया है, पैसा दे दिया है। दूसरा, द कंपनी हैज फाइल्ड विद द आरओसी अ वेरिफिकेशन। आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करवाना होता है वो भी आपने 30 दिन के अंदर करवा लिया है, ऐसा आपको ये वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। दोनों हो गया तो आप बिजनेस शुरू कर लेना, वरना उसके बिना कर लिया तो डिफॉल्ट का आपको पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं राजा। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन भी नहीं दिया और आरजी आपको आरओसी को लग रहा है आपने बिजनेस भी शुरू नहीं कर रखा है, तो आपने डिक्लेरेशन भी नहीं दिया, बिजनेस भी शुरू नहीं कर रखा है, तो मतलब आप शेल कंपनी हो, तो आरओसी क्या करेगा, आपका नाम का रिमूवल कर सकता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। आपका नाम सीधा सीधा काट देगा क्योंकि तूने झूठी मोटी कंपनी बनाई है। अब सर ये डिक्लेरेशन का फॉर्म आईएनसी 2020 ए होगा एंड इट विल बी वेरीफाइड बाय सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये वेरीफाई करके आपको देंगे। और नीचे लिखा है सर, अगर किसी और रेगुलेटर का अप्रूवल भी चाहिए
अगर मान लो आपको आरबीआई वगैरह का अप्रूवल भी चाहिए था, तो जो आप आईएनसी 20A में डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, उसके साथ वो अप्रूवल भी अटैच करके देना, वरना आप मत देना। समझे क्या सर? उसके बाद आगे बढ़ते, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 12 और 13 एक साथ मिला करके पढ़ेंगे सर, ध्यान से सुनोगे तो सेक्शन 13 आराम से खत्म हो जाएगा। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि भैया ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, अगर आपको एमओए का ऑल्टरेशन करना है, बस ये दो मेजर सेक्शन अपने कवर हो जाएंगे तो ये चैप्टर का सबसे बड़ा चंक खत्म हो गया। सेक्शन 13 क्या कहता है? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। दोस्तों अगर आपको एमओए का ऑल्टरेशन करना है तो आपको एसआर और सेक्शन 13 के बाकी कंडीशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सेक्शन 13 तीन चीजों की बात करता है। एक तो सबसे पहले नेम क्लॉज की बात करता है, दूसरा उसके बाद स्टेट क्लॉज की बात करता है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करता है। नेम क्लॉज के बारे में कहता है कि अगर अगर आपको मैं नोट से पढ़ा दूं एक बार, जो हमने क्लास में पढ़ा था, ताकि आपके चार्ट्स में सारी चीजें लिखी हुई मिल जाए आपको। हाँ सर, ये देखो, अगर आप अपने नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन कर रहे हो तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप अप्रूवल लोगे इन द फॉर्म आईएनसी 24। आप आईएनसी 24 दोगे, आप अप्रूवल लोगे। सर आरओसी का अप्रूवल मिल जाने के बाद, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाने के बाद आप आरओसी को इंटीमेट करोगे कि सीजी का अप्रूवल मिल गया, और सीजी जो है, आरओसी जो है, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा नए नाम के साथ। मैंने आपको रिलायंस का दिखाया था कि पहले रिलायंस का नाम माइन आइलॉन था, फिर रिलायंस टेक्सटाइल हुआ, फिर रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, तो हर बार उसको फ्रेश सीओआई मिलता है। अब दोस्तों अगर आप एक कंपनी हो तो आईएनसी 24 में अप्लाई करोगे, और आईएनसी 24 में अप्लाई करने के बाद आईएनसी 25 में आपको सीओआई मिलेगा। पर दोस्तों एक बात बताऊं क्या? अगर आपका चेंज सिर्फ इतना है कि आप अपना सफिक्स ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ये वर्ड ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इंटीमेट कर देना आरओसी को, और आरओसी आपको सीओआई दे देगा। क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? हाँ सर, ये क्या हो गया? नेम चेंज 24 25 याद रखना। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म्स पहले नहीं थे, अब ऐड हुए हैं। अब दोस्तों उसके बाद समझो, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करके स्टेट सेम है, तो आपको सेक्शन 12 देखना पड़ेगा। और अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, मान लो आप कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, जैसे कि रिलायंस आया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले सर आपका कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और बोलेगा, ए सीजी मेरे को स्टेट चेंज करने देना। सर सीजी ने अपना पावर किसको दे रखा है? आरओसी को नहीं, यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर को दे रखा है, क्योंकि दो स्टेट इन्वॉल्व है, तो दो अलग अलग आरओसी है। किसको दोगे? तुमने बोला रीजनल डायरेक्टर को दे दो। रीजनल डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? 60 डेज के अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा। सर कौन से फॉर्म में जाओगे? आईएनसी 23 में। जैसे ही आप सीजी के पास जाओगे तो सीजी क्या करेगा? आपको रिवर्ट करेगा। 60 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा राजा? 60 डेज के अंदर रीजनल डायरेक्टर जो है ना, वो यूं ही नहीं दे देगा आपको अप्रूवल। सर वो क्या करेगा? आपसे क्रेडिटर का लिस्ट मंगवाया होगा, वो क्रेडिटर का कंसेंट चेक करेगा, या फिर चेक करेगा कंसेंट नहीं है तो क्या सफिशिएंट प्रोविजन बना रखा है बुक्स में, नहीं है तो क्या उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रखा है। ये तीनों चीजें चेक करेगा और उसके बाद ही आपको अप्रूवल देगा। एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो कंपनी क्या करेगा? आरओसी के पास जाएगा, और आरओसी बोलेगा, आरओसी को बोलेगा, देख रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ गया। आप आरओसी के पास 30 डेज के अंदर जाओगे आईएनसी 28 लेके। और आरओसी कौन सा वाला सर? दोनों स्टेट के आरओसी के पास जाओगे, कर्नाटका भी महाराष्ट्र भी। और फिर आरओसी जो है कौन सा वाला? महाराष्ट्र वाला, जो डेस्टिनेशन स्टेट वाला है, वो आपको क्या करेगा? 30 दिन के अंदर सीओआई देगा। तो 60 डेज के अंदर अप्रूवल, 30 डेज के अंदर इंटीमेशन, और 30 डेज के अंदर सीओआई। तो आपका 60-30-30 का प्रोविजन है। पर एक बात याद रखना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के पहले, सर ये नई चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के पहले आप 30 दिन के अंदर दो न्यूज़पेपर में ऐड दोगे इन द फॉर्मेट आईएनसी 26। क्या कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं कर्नाटका से महाराष्ट्र का अप्रूवल लेने के लिए, तुम में से किसी को तकलीफ है ना, तो आरडी को जाके पहले से बता दो। तो आप दो न्यूज़पेपर में ऐड दोगे 30 डेज के पहले, और 30 डेज के पहले आईएनसी 26। तो तीन फॉर्म हो गए सर। 23 में आरओसी का, आरडी का अप्रूवल, 28 में आरओसी को इंटीमेशन, और 26 में क्या हो गया? दो न्यूज़पेपर में ऐड। सर ये क्या हो गया? ये आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो फॉर्म्स हो गए। पर ब्रॉडली याद करना, आरडी का अप्रूवल 60 डेज, आरओसी को इंटीमेशन 30 डेज, और 30 डेज के अंदर सीओआई मिल जाएगा। पर सर एक बात और याद रखना, जब कंपनी जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी रीजनल डायरेक्टर के पास, तो खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे? ये रहा सर, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे आप। सबसे पहला एमओए विद द प्रपोज ऑल्टरेशन, जो भी आप ऑल्टरेशन कर रहे हो वो वाला एमओए लेके जाना। आपने कोई रेजोल्यूशन, अगर शेयर होल्डर का एसआर पास किया है, उसका वो जिस जनरल मीटिंग में पास किया है उसके मिनट्स का एक कॉपी दे देना, ताकि वो वेरीफाई कर सके रेजोल्यूशन पास हो गया। बोर्ड रेजोल्यूशन का एक कॉपी दे देना, और आप उनको क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर का लिस्ट दे देना। क्यों सर? इन्हीं का तो कंसेंट देखना है, इन्हीं का तो प्रोविजन देखना है, और इन्हीं का तो सिक्योरिटी देखना है। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू आरओसी और चीफ सेक्रेटरी। सर आप ना ये जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो आरओसी को भी एक बार बता देना कि भैया मैंने ये एप्लीकेशन दिया है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी सर, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर को, तभी जाके रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा। समझे क्या मेरी बात? सर ये कब हो गया? जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का बहुत सिंपल है भैया, एसआर पास करो,
एसआर पास करने का जो भी आपका ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट है, वो ऑल्टर्ड एमओए जो है, वो एमओए आप ऑल्टरेशन करो एमओए में और आरओसी को जमा कर दो, और आरओसी को जमा कर दो। आरओसी को जमा करोगे ना तो आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा, या यूं बोल दो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ भैया हमने आपका एमओए में ऑल्टरेशन नोट कर लिया है, अब हमको पता है तुम्हारा एमओए ऑल्टर्ड है। पर सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो नए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पुराने वाले सर्टिफिकेट में काम चल जाएगा। सर उसके बाद ये वाला जो क्लॉज है ये हम सेक्शन 27 के साथ अगले चैप्टर के रिवीजन में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये वाली चीजें आप समरी जो है उसको रिवाइज कर सकते हो। ये आपका सेक्शन 13 हो गया। अब दोस्तों सेक्शन 13 के बाद आपका सेक्शन 12 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में ये कहता है कि जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है और वेरीफाई करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? वेरीफाई। इनकॉर्पोरेट भी करवाओ और वेरीफाई भी करवाओ 30 डेज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एमसीक्यू में आएगा ये, यही आएगा आपके एमसीक्यू में। 30 दिन के अंदर वेरीफाई। वेरीफाई मतलब क्या? तू रेंटल अग्रीमेंट सबमिट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर दे, जो भी कर दे। उसके बाद चार चीजें और बोलिए। शो ऑफ करो। क्या? हर कंपनी को हमने बोला कि तू शो ऑफ कर। कहां पे? अपने ऑफिस, सारे ऑफिस के बाहर, अपने कॉमन सील में, अपने सारे बिजनेस लेटर्स वगैरह में। सर ये देखो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं वो ध्यान से देखो। अपने सारे बिजनेस लेटर्स और बिल हेड्स वगैरह में, और अपने सारे प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह में तू हाईलाइट कर। क्या? ऑफिस के बाहर तू अपना नेम दे, एड्रेस दे, नाम दे और एड्रेस दे। कौन से लैंग्वेज में दोगे तुम? लेजिबल लेटर्स में दो, जो भी लैंग्वेज वहां पे लोकली यूज होता है उसमें। और कॉन्स्पिशियस पोजीशन में दिखाना, मतलब ऐसी जगह जहां पे नाम पढ़ने में आए, ये आपको करना पड़ेगा, आपको अपना नाम दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो कॉमन सील अगर बना रखा है उसमें अपना नाम एनग्रेव करवाओ, नाम छपवाओ उसमें। वो नाम दोगे सर, एड्रेस वगैरह नहीं दोगे कॉमन सील में। तीसरा, आपके जो भी बिल हेड्स, बिजनेस बिल हेड्स है, वहां पे हर जगह पे अपना नाम दो, एड्रेस दो, और साथ में सिन नंबर, टेलीफोन नंबर भी दो। बिजनेस लेटर हेड्स में तो ये सारी चीजें आती है। और चौथा, प्रॉमिसरी नोट वगैरह में ना आप अपना नाम दो। ये सारी चीजें हमने बोली है कि ये डिस्प्ले कर भाई। कहाँ कहाँ पे सर? चार जगह। एक तो ऑफिस हो गया, सील हो गया, उसके अलावा आपके बिजनेस लेटर हेड्स हो गए, इसको मैं एल डाल देता हूँ, और आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह में। ये सब जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? शो ऑफ करना पड़ेगा। सर बेसिक प्रोविजन है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर पिछले 2 साल में आपका नाम कभी भी चेंज हुआ है तो ब्रैकेट में पुराना नाम भी दिखाना कि फॉर्मली नोन एज, फॉर्मेटली नोन एज। और अगर 1% कंपनी हो तो आप नीचे नाम के नीचे 1% कंपनी जरूर लिख देना। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहता है? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ये कहता है कि राजा, अगर आप अपना आरओ चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हो, तो आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा आईएनसी 22 में। सर इतने सारे फॉर्म्स याद होंगे क्या जो मैंने अभी तक बताए ना? वो अगर आप नोट्स में चार्ट के फॉर्म में क्लास में लिखे हो तो वो फॉर्म्स को एक अलग कोड से, कलर से हाईलाइट कर दो। जब 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 आप देखोगे तो धीरे धीरे दो रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा, पर रैंडमली अगर चीजें याद करोगे तो नहीं होगा। अब दोस्तों याद रखना, स्टेट क्लॉज चेंज होने का क्या प्रोविजन है सर, मैं आपको इधर नोट्स में बताता हूं मेरे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होके भी सेम स्टेट के अंदर है। सर इधर देखो, इधर देखो, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होकर के भी सेम स्टेट के अंदर है, मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर ही हो, लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है जो अभी मुंबई में है, तो सवाल यह है कि आप विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी भी हो, मतलब आपका जो सिटी, टाउन या विलेज है उसके लोकल लिमिट्स के अंदर ही हो, हाँ, तो ना तो आपको शेयर होल्डर से पूछना है ना गवर्नमेंट से पूछना है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आरओसी चेंज होता है कि आरओसी सेम हो रहे हैं, मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर हो लेकिन लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, तो सर आरओसी वैसे तो सेम रहेगा। आपके दो स्टेट है जहां पे आरओसी चेंज हो सकता है, एक तो महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे है और तमिलनाडु में कोयम्बटूर और चेन्नई है, ये दो दो आरओसी है सर। तो वहां पे बस ये दो सिचुएशन, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्टेट के अंदर अगर घूम रहे हो तो आरओसी चेंज होने के चांसेस है। मान लो सबसे पहले आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आरओसी सेम है, मतलब मुंबई वाला ही आरओसी है, तो भैया देखो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा और शेयर होल्डर से पूछ लेना। शेयर होल्डर से कब पूछोगे सर? जब भी आप आउटसाइड द लोकल लिमिट जाओगे ना, आप एसआर पास करोगे। लेकिन शेयर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरओसी तो सेम है। लेकिन अगर आरओसी भी चेंज हो रहा है ना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर तो पास करोगे ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछोगे। और कैसे? सुनो, आप कंपनी एप्लीकेशन देगी आरडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर अप्रूवल देगा, 30 नहीं 60 है। और फिर कंपनी जाएगी आरओसी के पास, 60, सॉरी 60 नहीं 30 है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 13 में
60 डेज में अप्रूवल देता था, यहाँ पे 30 दिन में देगा, क्योंकि वहां पे उसको कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी ये सब चेक करना था ना, यहाँ पे वो सब फालतू प्रोविजन नहीं है। 30 दिन के अंदर फट से अप्रूवल दे देना। जब सीजी ने अपना काम जल्दी कर लिया है, तो तू अपना काम सो के कर ले, तू अपना काम सो के कर ले। तो 60 दिन के अंदर आरओसी को बताना, और आरओसी 30 दिन के अंदर सीओआई देता ही है आपको, तो आपका 30, 60, 30 हो गया। समझे क्या सर? और एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द प्रोसीजर हैज बीन कंप्लाइड विद। जो भी आपको फॉर्मेलिटी करनी थी वो आपने कर लिया है, ऐसा मान लिया जाएगा। सर ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 12 हो गया। ठीक है।